कमरे की ठंडी हवा मेरी छाती को ऐसे चीर रही थी जैसे हर सांस उधार की हो। लोहे की कड़वाहट और ताज़ा खून की गंध इतनी गहरी थी कि लगता था दीवारों ने भी उसे सोख लिया है। मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी, जैसे उन्हें भी इस अंत का अंदाजा हो। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े मेरी टूटी हुई उम्मीदों की तरह चमक रहे थे। हर टुकड़े में हमारी परछाई थी, वो परछाई जो कभी एक दूसरे का सहारा थी और आज एक दूसरे की मौत का कारण। मैं, जोया, अपनी ही बहन मायरा के गुनगुने खून में भीगी पड़ी थी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। हथेलियों में अब भी वो जलन थी, वो एहसास जो मैंने उसे जख्म देते वक्त महसूस किया था। मेरे अंदर एक चीख थी जो गले में ही दम तोड़ रही थी। हमने क्या कर दिया? हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया गया। हमारे दिलों में नफरत का जहर घोला गया, धीरे धीरे, चालाकी से, ताकि हम उस मर्द के लिए लड़े जिसे हमने खुदा समझ लिया था। और आज वही प्रिंस आर्यन हमारी तड़पती हुई लाशों पर खड़ा था। उसने अपने महंगे जूतों से फर्श पर जमे खून को ऐसे झटका जैसे कोई धूल हो। उसके चेहरे पर जीत की ठंडी मुस्कान थी, बेरहम, निर्दयी। कितनी अजीब बात है ना? प्रिंस आर्यन की आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरकर चुप गई। उसके लहजे में जरा सा भी शोक नहीं था, बस एक ठंडी, जहरीली खुशी तैर रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा, उसकी आंखों में जीत का अंधा अहंकार चमक रहा था। दो सबसे खूबसूरत बहनें एक दूसरे के हाथों मौत के घाट उतर गईं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे किसी खेल का परिणाम सुना रहा हो। अब ये तख्त भी मेरा है और ये सल्तनत भी। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। वो हंसी नहीं थी, वो हमारी मोहब्बत, हमारे रिश्ते, हमारे भरोसे का मजाक था। मेरे सीने में आखिरी बची गर्माहट सुलग उठी। ये प्यार की आग नहीं थी, ये बदले की आग थी। मैंने कांपती पलकों से मायरा को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें हल्की थीं, मगर उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी। वहां सिर्फ एक आंसू था, भारी, टूटे हुए पछतावे से भरा हुआ। वो आंसू मेरे दिल पर गिरा, जैसे किसी ने सच का आईना दिखा दिया हो। हमने एक दूसरे को बर्बाद किया, लेकिन मौत ने हमें फिर से बहन बना दिया। मैं घिसटते हुए उसके पास पहुंची। उसकी ठंडी पड़ती उंगलियों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। हमारी हथेलियों के बीच खून मिल गया, गर्म, चिपचिपा, मगर सच्चा। एक अपवित्र समझौता, एक ऐसा बंधन जो नफरत से शुरू हुआ पर अंत में सच्चाई पर आकर टिक गया। मायरा की आंखों में अचानक चमक उभरी, जैसे उसने मेरी आत्मा में उठती कसम पढ़ ली हो। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रिंस आर्यन जब हमारी मौत का जश्न मनाने के लिए झुका, हमारी मिट्टी इज्जत को आखिरी बार देखने के लिए, तभी वक्त थम गया। मेरे कानों में धड़कनों की आवाज गूंजी, धीमी मगर एक जैसी। मेरी और मायरा की सांसें एक लय में चलने लगीं। मैंने अपनी तलवार उठाई, जिसकी मूठ अब मेरे ही खून से फिसल रही थी। मायरा ने अपना खंजर थामा। हमारी उंगलियां कस गईं। हमारी तकलीफ एक हो गई। हमारी सांस एक हो गई। हमारा बदला एक हो गया। जब मेरी तलवार ने उसके सीने को चीरा, तो मुझे अपने घाव का दर्द महसूस होना बंद हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, पहली बार डर से। पहली बार उसे अपनी हार का एहसास हुआ। मैं उसके कान के पास झुकी। मेरी आवाज फुसफुसाहट थी, मगर उसमें मौत की ठंडक थी। जहन्नुम में हमारा इंतजार करना, प्रिंस। मेरे अल्फाज उसके बहते हुए खून की गर्माहट में डूबते जा रहे थे। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी सख्त दृढ़ता थी जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक लगती है। क्योंकि हम वहां तुम्हारा स्वागत करने के लिए खुद कब्र से वापस आएंगे। उसका शरीर मेरे सामने ढह गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मोमबत्तियां बुझने लगीं। मैंने आखिरी बार मायरा का हाथ कसकर थामा। मेरी पलकों पर अंधेरा उतर रहा था, मगर उस अंधेरे में मुझे कसम की एक हल्की सी चमक दिखी। रीबर्थ। जब मेरी आंखें खुली तो पहले पल मुझे लगा शायद जहन्नुम ने नया रूप ले लिया है। मगर नहीं, वहां वो जमी हुई ठंड नहीं थी जो मौत के बाद मेरी हड्डियों तक उतर गई थी। उसकी जगह थी धूप की चुभती हुई गर्माहट, ऐसी गर्माहट जो त्वचा को नहीं, आत्मा को झुलसा दे। मैंने धीमे से सांस ली। खून की गंध नहीं थी। उसकी जगह थी गुलाब, चंदन और केसर की महक। मेरी उंगलियां जिस सतह को छू रही थीं, वह नर्म रेशम था। मैं एक बेहद आलीशान शाही बिस्तर पर लेटी थी। ऊंची छत से लटकते सुनहरे झाड़फानूस, दीवारों पर नक्काशी, खिड़कियों से छनती धूप, सब कुछ इतना भव्य था कि आंखें चौंधिया जाएं। लेकिन मेरा दिल, वह डर से सिकुड़ गया। मैं इस जगह को जानती थी। ये वही महल था, वही कमरा, वही दुनिया जिसे मैंने कभी एक उपन्यास में पढ़ा था। एक ऐसी कहानी जहां मैं और मायरा सिर्फ मोहरे थीं। खलनायिका बहनें जिनका अंत पहले से लिखा हुआ था। अपमान, विश्वासघात और अंत में दर्दनाक मौत। मेरे होंठ सूख गए।
किस्मत से चूक हो गई थी। उसे हमें बिना यादों के भेजना था, लेकिन उसने हमें सब कुछ याद रहने दिया। दीदी, वह आवाज आई, धीमी, सपाट, बर्फ जैसी ठंडी। मैंने गर्दन घुमाई। दरवाजे के पास मायरा खड़ी थी, मगर यह मेरी वही मायरा नहीं थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत की चमक नहीं थी। वहां एक गहरी ठंडी स्थिरता थी, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी कोमलता को निकालकर उसकी जगह पत्थर भर दिया हो। उसके एक हाथ में जहर की शीशी थी। हरा तरल भीतर हल्का सा लहरा रहा था। दूसरे हाथ में तेज धार वाला खंजर था, जिसकी चमक उसकी आंखों की ठंडक से मेल खा रही थी। उसका चेहरा कठोर था। डरने वाली छोटी बहन सच में मर चुकी थी। अब न वह नायक मायने रखता है, न ये कहानी, उसने शांत स्वर में कहा। फिर उसने खंजर की धार अपनी ही हथेली पर फेर दी। एक पतली लाल रेखा उभरी। खून की बूंद चमकी, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। पिछली जिंदगी में हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया। हमें छल से दुश्मन बनाया गया। हमने एक दूसरे को खो दिया, उस आदमी के लिए जो हम दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इस बार हम किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, कोई चीख नहीं, बस ठंडा गहरा संकल्प। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। मेरे कदम संगमरमर की फर्श को छूते ही ठंड मेरे पैरों से ऊपर चढ़ी। मैं आईने के सामने जाकर रुक गई। आईने में चेहरा मेरा ही था, सुंदर, शांत, मासूम दिखता हुआ। लेकिन मेरी आंखें अब काली नहीं थीं। उनमें गहरी लाल चमक उतर आई थी, जैसे किसी ने अंगारों को मेरी पुतलियों में बंद कर दिया हो। जैसे नरक की आग मेरी रगों में दौड़ रही हो। मैंने खुद को देखा, और पहली बार मुझे अपने भीतर डर नहीं, शक्ति महसूस हुई। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुम सही कह रही हो मायरा, मैंने धीरे से कहा। हम इस कहानी के ऐसे पात्र नहीं बनेंगे जिन्हें कोई भी कुचलकर आगे बढ़ जाए। हमें खलनायिका बनाया गया है, तो हम वही बनेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा। अगर ये दुनिया हमें दुष्ट कहती है, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि असली विनाश क्या होता है। इस बार कहानी का अंत हम लिखेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। झाड़ फानूस की रोशनी हल्की सी कांपी। मायरा मेरे पास आए। उसने अपना लहूलुहान हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैंने बिना झिझक अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। हमारी हथेलियों के बीच वह गर्माहट फैल गई, खून की, प्रतिज्ञा की, बदले की। इस बार वह कमजोरी का प्रतीक नहीं था, वह हमारी ताकत था। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब हम सिर्फ बहनें नहीं थीं। हम सिर्फ पुनर्जन्मी आत्माएं नहीं थीं। हम एक तूफान थीं, जो रेशम के महलों में जन्मा था, लेकिन जिसका अंत राख और रक्त में होना तय था। बाहर सूरज चमक रहा था। महल शांत था। उसे क्या पता कि उसकी दीवारों के भीतर अब कहानी बदल चुकी है। कमरे में अभी भी धूप फैली हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी ठंड उतर आई थी, वही ठंड जो किसी आने वाले तूफान से पहले महसूस होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, संयमित, लेकिन उसकी हर थाप मेरे सीने के पुराने घावों पर हथौड़े की तरह पड़ी। मेरी उंगलियां अनायास सख्त हो गईं, सांस भारी हो गई। वह दस्तक सिर्फ लकड़ी पर नहीं थी, वह मेरे पिछले जन्म की यादों पर थी। वही रात, वही महल, वही इंतजार। बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई, राजकुमारी जोया, राजकुमारी मायरा, राजकुमार आर्यन बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आप दोनों के लिए एक एक प्यार का तोहफा भेजा है। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर मैं और मायरा ने एक दूसरे की ओर देखा। हम मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान मासूम नहीं थी। वह उन दरिंदों की मुस्कान थी जो जानते हैं कि इस बार शिकारी कौन है। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य चमक उठा। वह सुनहरी अंगूठी, वह रेशम का जोड़ा, वही तोहफे जिनकी चाह में हमने पिछली जिंदगी में एक दूसरे का गला दबाया था। मेरे गले में एक कड़वी हंसी अटक गई। इस बार नहीं। मैं भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम संगमरमर पर गूंज रहा था, जैसे महल को भी चेतावनी दे रहा हो। दरवाजा खुला। गार्ड सामने खड़ा था। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वह शायद समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने खड़ी स्त्री वही कोमल राजकुमारी नहीं रही। मेरी आंखों में कुछ ऐसा था, एक अंधेरा, एक पागलपन, जिसे देखकर उसकी सांस अटक गई। मैंने धीमे मगर स्पष्ट स्वर में कहा, तोहफा अंदर लेकर आओ, और राजकुमार से कहना इस बार हम उनका दिल नहीं, कुछ और मांगने वाले हैं। मेरी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन उसमें जो ठंडक थी, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मायरा मेरे पीछे एक साए की तरह खड़ी थी। उसने अपने खंजर को हल्का सा घुमाया। उसकी धार पर उसकी अपनी हथेली का ताजा खून चमक रहा था, लाल, जीवित, भयावह। उसका चेहरा संगमरमर की मूर्ति जैसा कठोर था।
न दया, न हिचक। मैं एक कदम आगे बढ़ी, गार्ड के इतने करीब कि मेरी सांसें उसके गाल से टकराईं। मैंने उसका कांपता हुआ कंधा थामा और उसके कान के पास झुक गई। मैंने जो कहा वह धीमा था, मगर हर शब्द मौत की तरह साफ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसने अचानक अपना भविष्य देख लिया हो, और वह भविष्य अंधेरा था। उसके पूरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। वह पीछे हटते हटते लगभग ठोकर खाकर गिर पड़ा, फिर बिना पीछे देखे भागा, जैसे सचमुच जहन्नुम के कुत्ते उसके पीछे पड़े हों। उसके हाथों से वे प्यार के तोहफे गिर पड़े। सुनहरी अंगूठी फर्श पर लुढ़कती हुई रुकी। रेशमी जोड़ा संगमरमर पर फैल गया। वही रेशम, वही सोना, जो कभी हमारे बीच जहर बनकर उतरा था, अब वह हमारे पैरों तले पड़ा था। मैंने नीचे झुककर अंगूठी को उठाया। उसकी चमक अब भी वैसी ही थी, धोखेबाज, लुभावनी। मेरी मुट्ठी कस गई। मायरा ने धीरे से हंसना शुरू किया। मैं भी हंसी। हमारी हंसी हल्की नहीं थी, वह गूंजती हुई, दीवारों से टकराती हुई, महल की नींव तक उतरती हुई थी। वह हंसी किसी नई कहानी की शुरुआत थी। मैंने मायरा का खून से सना हाथ थाम लिया। तो खेल अब सच में शुरू हुआ है, मायरा, मैंने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में लाल चमक और गहरी हो गई, और इस बार उसने फुसफुसाकर उत्तर दिया, शिकार वही होगा जिसने हमें मोहरा समझा था। महल की खिड़कियों के बाहर हवा तेज हो गई। रेशमी पर्दे फड़फड़ाए, और उस खौफनाक खामोशी के भीतर कहानी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। जोया ने गार्ड के कान में ऐसा क्या कहा कि उसके चेहरे से खून ही उड़ गया। फेयरफुल और प्रिंस आर्यन के उन प्यार के तोहफों का अब क्या होगा? क्या वो सुनहरी अंगूठी किसी उंगली की शोभा बनेगी, या किसी हाथ के खून की वजह? अंगूठी, क्या वो रेशमी जोड़ा शादी का प्रतीक होगा, या किसी के कफन का? आंखें। दरबार में संगीत बज रहा था। ऊपर से वह धुन जश्न जैसी थी, सुनने में हल्की, रागों में मिठास। लेकिन मेरे और मायरा के कानों में वह संगीत किसी पुरानी कब्र से उठती हुई अंतिम विदाई की सदा जैसी गूंज रहा था। जैसे हर सुर हमारे पिछले दर्द, हमारे पिछले घाव और हमारी पिछली मौत को याद दिला रहा हो। प्रिंस एरियन अपनी सुनहरी, ऊंची, चमकती हुई सिंहासन पर बैठा था। वह ऐसा बैठा था जैसे हम कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी सल्तनत की कोई निर्जीव जायदाद हो। उसके चेहरे पर वही घमंडी, गर्व से भरी मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसने पिछली जिंदगी में हमारी मौत की वजह बनी थी। उसने हल्के से अपने हाथ की उंगलियों से गार्ड को इशारा किया। दो सेवक झुके हुए आगे बढ़े। उनके हाथों में दो बड़े, लाल रेशमी डिब्बे थे। डिब्बों की खामोशी में एक तूफान छिपा था, एक ऐसा तूफान जो हमारी नसों में उतर कर फिर वही पुरानी आग जला सकता था। प्रिंसेस जोया, प्रिंसेस मायरा। एरियन की आवाज में वही झूठी मिठास थी, जैसे किसी ने मधुर शहद में जहर मिला दिया हो। ये नायाब हीरे खास आप दोनों के लिए हैं, एक आपके हुस्न की चमक के लिए, और दूसरा आपकी शान के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। उसने एक और दूसरा पर जो जोर दिया, वह केवल शब्द नहीं थे, वह एक कांटा था, वह फ्रेब की नुकीली नोक थी जो उसने हमारे बीच फेंकने की कोशिश की थी। दरबार में बैठे दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी आंखों में लालच और तमाशा देखने की भूख थी। वे मान बैठे थे कि अब वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। सबकी नजरें उन नायाब हीरो पर थीं। एक हीरा दूसरे से थोड़ा बड़ा और ज्यादा कीमती दिख रहा था। वही पुराना फंदा, वही पुरानी नफरत की बुनियाद। लेकिन इस बार हम वही मासूम बहनें नहीं थीं। हमारे दिल अब खून और आग से धधक रहे थे। हमारे कदम अब सिर्फ बचने या मरने के लिए नहीं थे, हम अपने हक के लिए उठ खड़े थे। मैंने मायरा की ओर देखा। उसका चेहरा किसी पुरानी इबादतगाह की तरह खामोश था, लेकिन उसकी निगाहों में वही सन्नाटा नहीं था जो मैंने पहले देखा था। उसमें एक गहरी, सुसंगत और डरावनी सच्चाई थी। एक ऐसी सापट ब्लैंक गंभीरता जो किसी भी पुरुष की रूह को कांपने के लिए काफी थी। मायरा ने धीरे सा सिर हिलाया, एक हल्का नोड। वह न केवल हमारी सदियों पुरानी दुश्मनी के खात्मे का संकेत था, बल्कि एक नई तबाही और विनाश की शुरुआत का भी। उसके इस छोटे इशारे में मेरी सारी पुरानी चोटें, मेरी सारी यादें और मेरी सारी पीड़ा प्रतिबिंबित हो रही थीं। मैंने भारी कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। दरबार के संगमरमर के फर्श पर हर कदम का थपथपाना सुनाई दे रहा था, जैसे किसी की कज़क डेथ का समय करीब आ चुका हो। मेरे हाथों में वह बड़ा डिब्बा था, लाल रेशमी कपड़े में लिपटा। हर कोई उसकी ओर देख रहा था। मैंने डिब्बा खोला, और आंखों के सामने एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखों को चुभ रही थी। एक ऐसा पत्थर जिसकी कीमत से एक पूरा शहर खरीदा जा सकता था। मैंने उसे हल्की रोशनी में घुमाया। उसकी हर किरण मेरे चेहरे पर एरियन के फ्रेब और झूठ की कहानी बुन रही थी।
फिर चाक, मैंने वह हीरा बिना किसी झिझक, बिना किसी पछतावे के पूरे जोश और ताकत से जमीन पर पटक दिया। ऐसी आवाज गूंजी जैसे किसी का दिल टूट रहा हो। पूरे दरबार में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। सिर्फ हमारी सांसों की गर्माहट और हृदय की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। वह कीमती हीरा हजारों टुकड़ों में बिखर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में हमारा रिश्ता बिखर गया था। जोया, ये तुमने क्या किया? एरियन अपनी ऊंची सिंहासन से अचानक उठ खड़ा हुआ, किसी तड़पती हुई मछली की तरह। उसका चेहरा, जो अब तक गर्व और अहंकार से भरा था, अचानक गुस्से और हैरानी से तमतमाने लगा। तोहफा पसंद नहीं आया, प्रिंस? मैंने अपने शब्दों में इतनी ठंडक रखी कि पूरे दरबार में बैठे लोग सिहर गए। इतना कमजोर पत्थर मेरे काबिल नहीं है। जो चीज हल्की सी ठोकर से चूर चूर हो जाए, वो जोया के गले की शान नहीं, उसके पैरों की धूल बनने के लायक है। अब मायरा की बारी थी। वह अपनी जगह से हिली। ऐसा लगा जैसे कोई शिकारी सा साया हरकत में आया हो। उसने वह छोटा हीरा उठाया जिसके लिए पिछली बार उसने मुझसे झगड़ा किया था। लोगों की सांसें थम गईं। सभी सोच रहे थे कि मायरा मुझ पर हमला करेगी, लेकिन उसने उस हीरे को हवा में उछाला और अपने खंजर की एक ही धार से उसे 2 टुकड़े कर दिया। प्रिंस, मायरा की आवाज बर्फ की तरह ठंडी, तेज और काटने वाली थी। हमें चमकने वाले पत्थर अब लुभाते नहीं। हमें तो वही लोहे पसंद है जो खून मांगते हैं। अगली बार अगर कुछ भेजना हो तो अपनी तलवार भेजना, ताकि मैं देख सकूं कि उसमें कितनी धार है, या वह भी इन पत्थरों की तरह खोखली है। एरियन की आंखों में पहली बार वही दहशत दिखाई दी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। ये अब वे मोम की गुड़िया नहीं थी जिन्हें वह अपनी उंगलियों पर नचाता था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, एरियन के इतना करीब गई कि वह मेरी सांसों की ठंडक महसूस कर सके। उसके शरीर से महंगे इत्र की खुशबू आ रही थी, लेकिन मैं उसमें सिर्फ उसके पाप और फ्रेब की सड़न महसूस कर रही थी। सुन है, आपने हमारे लिए एक और तोहफा तैयार रखा है। मैंने उसके कान के पास फुसफुसाया। वो मैरिज प्रपोजल जो आप कल पूरी सल्तनत के सामने देने वाले थे। एरियन हकलाने लगा। उसकी मर्दानगी कहीं दबी हुई महसूस हो रही थी। वो, हाँ, लेकिन मेरा मतलब था, उस प्रस्ताव को अभी इसी वक्त जलाकर राख कर दीजिए, प्रिंस। मैंने धीरे धीमी लेकिन मौत जैसी आवाज में कहा, क्योंकि इस बार हम आपकी दुल्हन बनकर महल में नहीं रहेंगे, हम आपकी मौत बनकर आपके सिंहासन को उखाड़ने आए हैं। एरियन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। खेल अब पूरी तरह बदल चुका था। हमारी आंखों में अब सिर्फ आग, सिर्फ बदला और सिर्फ डरावनी ताकत थी। हम दोनों दरबार से मुड़ी तो लगा जैसे फर्श पर हमारे कदम नहीं, किसी बदले की दस्तक गूंज रही हो। हमारे सरपीले लिबास पत्थर की चिकनी जमीन पर इस तरह सरसराए जैसे 2 जहरीली नागिनें अभी अभी अपना पहला वार करके लौट रही हों, संतुष्ट नहीं, बस शुरुआत से संतुष्ट। दरबार में बैठे हर चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वही लोग जो कभी हमारी बेइज्जती पर मुस्कुराते थे, आज अपनी निगाहें झुका रहे थे। हवा में चंदन और महंगे इत्र की खुशबू थी, लेकिन उसके नीचे डर का पसीना साफ महक रहा था। तभी पीछे से आर्यन की चीख गूंजी, तुम दोनों को लगता है तुम बच जाओगी। उसकी आवाज में गुस्सा था, मगर उससे कहीं ज्यादा घबराहट। मेरे पीछे पूरी सल्तनत की ताकत है। मेरी एक आवाज पर यह पूरा साम्राज्य तुम्हारे खून से होली खेलेगा। भूल गई तुम कि तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया था। उसे एक वाक्य ने जैसे मेरे सीने के भीतर दबी हुई राख को फिर से भड़का दिया। मैं रुक गई। मेरे रुकते ही जैसे पूरा दरबार थम गया। मेरी पीठ उसकी ओर थी, मगर मेरी मुस्कान, वह इतनी ठंडी थी कि अगर वह देख पाता तो उसकी रूह कांप जाती। अंपायर, मैंने बेहद धीमे मगर चाकू जैसी धार वाली आवाज में कहा। प्रिंस, जिस बाप ने हमें बेचा था, आज रात उसी की सांसें गिनी जा चुकी हैं। उसका जनाजा उठेगा और उसके साथ तुम्हारी नींव भी। मेरे भीतर कहीं गहरा दर्द था, धोखे का, अपमान का, उस बचपन का जो सौदे की मेज पर रख दिया गया था। लेकिन उस दर्द ने अब आंसू नहीं, आग पैदा की थी। मैंने धीरे धीरे मुड़कर उसकी आंखों में देखा। और जिस साम्राज्य पर तुम्हें इतना घमंड है, मैंने एक एक शब्द को तोलते हुए कहा, वो अब कांच का महल है और हमारे हाथों में पत्थर आ चुके हैं। मेरे शब्द हवा में नहीं, उसके सीने में धंस रहे थे। मायरा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा शांत था, अजीब तरह से शांत, जैसे तूफान से पहले का समुद्र। उसने अपने खंजर की धार पर उंगली फिराई। एक हल्की सी लाल रेखा उभरी, मगर उसकी पलक तक नहीं झपकी। उसकी आंखों में वह क्रिम्सन ग्लो फिर से चमका, जैसे किसी नर्क की आग उसमें कैद हो। प्रिंस, उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। आपने हमें मोहरा समझा था,
लेकिन शतरंज की बिसात पर जब प्यादा आखिरी घर तक पहुंचता है तो वजीर बन जाता है। वो एक कदम आगे बढ़ी और उसकी मुस्कान बेहद धीमी थी। हम तो मौत के घर से होकर लौटी हैं। दरबार के पहरेदारों ने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया। उनकी तलवारें अभी भी म्यान में थीं, मगर उनके दिल बाहर गिरने को तैयार। मैं आर्यन के इतना करीब गई कि वह मेरी सांसों की ठंडक महसूस कर सके। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे को इस तरह पकड़े थी जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। कल सुबह तक का वक्त है आपके पास, मैंने फुसफुसाकर कहा। अपने गुनाह गिन लीजिए एक एक करके, क्योंकि जब सूरज निकलेगा तो वह आपकी सल्तनत पर नहीं, आपकी राख पर चमकेगा। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर था, वह डर जो इंसान को एहसास दिलाता है कि उसका अंत लिख दिया गया है। हम दोनों मुड़ी भारी दरवाजे की ओर बढ़ते हर कदम के साथ मेरे भीतर अजीब सा सुकून उतर रहा था। बदला लेने का सुकून नहीं, बल्कि न्याय का, उस न्याय का जिसे इस दुनिया ने हमें कभी दिया ही नहीं। दरवाजे खुलते ही बाहर की ठंडी हवा ने हमारे चेहरों को छुआ। आसमान पर बादल घिर चुके थे। दूर कहीं बिजली चमकी जैसे खुद कुदरत हमारे साथ हो। महल के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वह हमारा पहला साथी था। वह आदमी जो आर्यन की मौत का रास्ता बनेगा, जिसने पहले ही साम्राज्य की जड़ों में दीमक छोड़ दी थी और अब बस एक धक्का बाकी था। पीछे दरबार में आर्यन की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने शायद पहली बार समझा, हम दो बेची हुई बेटियां नहीं थे, हम वह तूफान थे जो अपनी ही राख से जन्म लेता है। और अब अंडस को मौत ने सच में पहली दस्तक दे दी थी। तो अब असली खेल शुरू हो चुका है। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। क्या करने वाली हैं दोनों बहनें अगला वार? क्या सच में प्रिंस का पर्दाफाश होने वाला है, या फिर वह आखिरी पल में कोई और चाल चल देगा? क्या सुबह होते होते सल्तनत हिलेगी, या किसी की सांसें थम जाएंगी? महल की सुनहरी रोशनी अब हमारे पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी चुभन मेरी आंखों में अब भी कायम थी। हम अंधेरी गलियों में सायों की तरह चुपचाप चले जा रहे थे, दो ऐसी रूहें जिन्हें अपनों की ही महफिल से बेदर्दी से निकाल फेंका गया था। दरबार में आर्यन को चुनौती देना तो महज एक चिंगारी थी। असली तबाही की आग भड़काने के लिए हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो खुद मौत का दूसरा नाम हो, ड्यूक काइडेन। दीदी, मायरा की कांपती हुई आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। मैंने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही खौफ था जो कुछ देर पहले आर्यन के सामने था। क्या आपको वाकई यकीन है कि वो हमारी बात मानेगा? उसका पूरा वजूद सिर्फ डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से जुनून और बेइंतहा थकान से कांप रहा था। उसने अपने उन कांपते हाथों से अपनी गर्दन के उस गहरे जख्म को छुआ जो दरबार में उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। खून भले ही सूख चुका था, लेकिन दर्द अब भी उतना ही तरोताजा था। शायद वही दर्द उसे इस बात का एहसास दिला रहा था कि वो अभी जिंदा है। मैंने अपने कदम रोके और उसका उतरा हुआ चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, लेकिन मेरी आंखों में एक ऐसी आग जल रही थी जो मायरा के टूटते हौसलों को समेट रही थी। उसे मानना ही होगा मायरा, मैंने बेहद धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। मेरी आवाज में एक ऐसी काट थी जो अंधेरी रात के सीने को चीर दे। क्योंकि ड्यूक काइडेन के सीने में भी वही तड़प जल रही है जो आज हमारे अंदर है, आर्यन का नामो निशान मिटाने की तड़प। वो कोई मसीहा नहीं है मायरा, वो तो एक भूखा शिकारी है जो बरसों से सिर्फ एक सही मौके की ताक में बैठा है। हम उससे भीख मांगने नहीं जा रहे, हम उसे उसकी मंजिल का शिकार दिखाने जा रहे हैं। मायरा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द के आंसू चमके, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ड्यूक काइडेन की दहलीज पर कदम रखना सीधा शैतान से सौदा करना था। लेकिन जब इस पूरी दुनिया ने ही हमें दोज़ख नरक में धकेल दिया हो, तो फिर शैतान का हाथ थामना ही आखिरी रास्ता बच जाता है। हम शहर के उस सबसे पुराने और वीरान हिस्से में दाखिल हुए, जहां की हवा में जिंदगी की कोई सांस नहीं, बल्कि सिर्फ मौत की एक खौफनाक खामोशी थमी हुई थी। सड़ी हुई पुरानी किताबों की बदबू और बारूद की तीखी महक हमारी नाक में चुभकर हलक तक उतर रही थी। सामने पत्थरों की एक बेहद प्राचीन और बदरंग इमारत खड़ी थी, एक ऐसी जगह जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वहां न कोई गार्ड था, न कोई सुरक्षा, क्योंकि वहां आने की जुर्रत सिर्फ वही कर सकता था जिसे अपनी जान से रत्ती भर भी प्यार न हो। कमरे का अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगलियां तक दिखाई न दे, और उस अंधेरे के बीच बैठा था एक शख्स जिसकी आंखें किसी भूखे भेड़ियों की तरह चमक रही थीं। वह था ड्यूक काइडेन द साइलेंट रीपर। मूल कहानी में यही वह शख्स था जो आगे चलकर आर्यन के उस तख्त को उखाड़ फेंकता। लेकिन तब तक हम दोनों बहनें कब्र की खामोश नींद सो चुकी होती।
पर इस बार हमने वक्त के पहिए की दिशा ही बदल दी थी। दो राजकुमारियां, और इस आधी रात के सन्नाटे में एक गद्दार की चौखट पर काइडेन की आवाज किसी गहरी ठंडी खाई से गूंजती हुई आई। उसकी हर एक बात में ऐसा रुआब था जो इंसान की रूह को कंपा दे। क्या प्रिंस आर्यन को खबर है कि उसकी प्यारी मंगेतरे यहाँ अपनी ही मौत की भीख मांगने आई है? मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। उसका कातिलाना खौफ किसी को भी घुटनों पर ला सकता था, पर हम तो उस दोजख की आग से जलकर आए थे जहां डर का वजूद ही खत्म हो जाता है। वो प्रिंस अब हमारा कुछ नहीं लगता, ड्यूक, मैंने जमती हुई बर्फ जैसी ठंडक के साथ कहा। और हम यहाँ भीख मांगने नहीं, जिंदगी और मौत का सौदा करने आए हैं। मैंने बिना झिझके उस भारी लकड़ी की मेज पर एक पुराना नक्शा बिछा दिया। यह आर्यन की उस गुप्त सेना का ठिकाना था जिसे वह आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। यह महज कागज का टुकड़ा नहीं था, यह आर्यन की मौत का वह खाका था जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी की कड़वी यादों को कुरेद कुरेद कर तैयार किया था। यह क्या है? ड्यूक थोड़ा आगे झुका। उसकी जलती हुई कातिलाना नजरों में पहली बार एक गहरी जिज्ञासा चमकी। यह आर्यन की नस नस का पता है, ड्यूक, मायरा बीच में बोल उठी। उसके चेहरे पर अब वह सहमा हुआ डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जहरीली मुस्कान थी जो किसी शैतान को भी खौफजदा कर दे। हम आपको उसका सबसे बड़ा राज देंगे और बदले में हमें आपकी शैडो आर्मी चाहिए। हम किस्मत के लिखे इस खूनी खेल का अंजाम बदलने आए हैं। ड्यूक काइडेन ने हमें सिर से पांव तक घूर कर देखा, जैसे वह हमारी आंखों में बहती नफरत की गहराई को नाप रहा हो। उसके सख्त चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, बिल्कुल किसी खौफनाक तूफान से पहले की सन्नाटे जैसी। सौदा बड़ा है, वह धीमे से फुसफुसाया, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये तख्त, बेहिसाब दौलत, या शायद तुम दोनों की यह नायाब खूबसूरती? मैं बिना डरे उसके और करीब झुकी, इतनी करीब कि मेरी गर्म सांसें उसके ठंडे चेहरे की सख्ती को छू रही थीं। मेरी आवाज किसी जहरीले नाग की फुफकार बनकर उसके कान में उतरी। हमें कोई ताज नहीं चाहिए, ड्यूक। हमें सिर्फ आर्यन की वह आखिरी चीख चाहिए जो उसकी गर्दन कटते वक्त निकलेगी। उसका सिर आपका, उसकी सल्तनत आपकी। हमें तो बस उसकी राख के ढेर पर खड़े होकर मुस्कुराना है। ड्यूक की सांसें एक पल के लिए थम गईं। उसने मेरी आंखों में वही खौफनाक पागलपन देखा जो बरसों से उसके अपने सीने में सुलग रहा था। मंजूर है, ड्यूक काइडेन ने एक ठंडी कातिलाना हंसी के साथ कहा। कल सूरज निकलने से पहले आर्यन का विनाश शुरू होगा। ड्यूक काइडेन ने अपना भारी खुरदरा हाथ आगे बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह बर्फीला और ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ में एक ऐसी भयानक ताकत थी जो पल भर में मजबूत से मजबूत हड्डियां तोड़ सकती थी। सौदा मंजूर है, उसने बेहद धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा। उसका हर एक लफ्ज किसी मौत की सजा की तरह उस अंधेरे कमरे में गूंज उठा। लेकिन एक बात जहन में उतार लेना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो आर्यन का नंबर आने से पहले तुम दोनों की कब्रें मैं खुद अपने हाथों से खोदूंगा। और यकीन मानो, मैं तुम्हारी मौत को भी इतना दर्दनाक और दर्द से भरा बना दूंगा कि तुम सांस लेने की एक एक बूंद के लिए भी गिड़गिड़ाओगी। मैंने उसकी कातिलाना आंखों में बिना झिझके अपनी आंखें डाली और उसका सख्त हाथ थाम लिया। मेरे होठों पर एक सपाट, ठंडी और बेखौफ मुस्कान तैर गई। कब्र से तो हम आज सुबह ही उठकर वापस आ चुके हैं, ड्यूक, मैंने जमती हुई ठंडक के साथ कहा। हमने मौत का नंगा नाच इतने करीब से देखा है कि अब मौत खुद हमसे खौफ खाती है। अब बारी इस बेदर्द दुनिया की है कि वह हमारी भयानक वापसी का तमाशा अपनी आंखों से देखे। हम उस अंधेरे कमरे की चौखट लांघकर बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक मायरा के कदम वहीं थम गए। उसका पूरा वजूद एकदम सख्त और पत्थर जैसा हो गया। उसने कांपती उंगली से बाहर की ओर इशारा किया, जहां मशालों की खूनी लाल रोशनी बदरंग दीवारों पर किसी जलते हुए साए की तरह नाच रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई लोहे की तलवारों की खनक और लोहे के जूतों के भारी कदमों की आवाज ने पूरी गली को घेर लिया था। आर्यन के खूंखार गुप्तचरों स्पाइस ने हमें हर तरफ से चक्रव्यूह में फंसा लिया था। लगता है शहजादे आर्यन को खबर मिल गई है कि उसकी पिंजरे की चिड़ियां आज आजाद होकर उड़ चुकी हैं। मायरा ने अपनी कमर से चमचमाता हुआ खंजर बाहर निकाला। इस बार उसके हाथों में रत्ती भर भी कपकपाहट नहीं थी। उसकी आंखों में वही जुनून और बदले की सुर्ख लाल चमक, क्रिम्सन ग्लो भड़क उठी थी, वही आग जो उसने शाही दरबार में अपने खून से जलाई थी। उसके मासूम चेहरे पर एक ऐसी वहशत और हैवानियत थी जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो अपनी जिंदगी का सब कुछ गंवा चुके हों। मैंने भी अपनी धारदार तलवार म्यान से खींच ली। उसकी नंगी धार पर जलती हुई मशाल की लाल रोशनी इस तरह चमकी जैसे वह खून की प्यासी हो। अच्छा ही हुआ, मैंने एक गहरी सुलगती हुई सांस लेते हुए कहा।
कम से कम ड्यूक काइडेन को भी अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा कि जब तबाही की बहनें मैदान में उतरती हैं तो खुद मौत भी अपना रास्ता बदलकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। आज की रात यह अंधेरी गलियां हमारे दुश्मनों के गर्म खून से नहाएंगी। तभी अंधेरे के बीच से ड्यूक काइडेन ने अपनी भारी भरकम और भयानक तलवार बाहर निकाली। उस तलवार का लोहा इतना गहरा काला था कि वह मशालों की रोशनी को भी अपने अंदर निगल रहा था। वह एक गहरी दहशतनाक हंसी हंसा, एक ऐसी हंसी जो सिर्फ उन दरिंदों के हलक से निकलती है जो दुनिया की तबाही के शौकीन होते हैं। बहुत बढ़िया, ड्यूक ने अपनी भारी तलवार को हवा में लहराया। उसकी जलती हुई नजरें हमारे सीने में सुलगती नाफरमानी और नफरत को तौल रही थीं। आज रात देखते हैं कि तुम्हारी तलवार में अपनों को काटने का कितना दर्द छुपा है और तुम्हारी इस नफरत में कितनी सच्चाई है। आज की यह खूनी रात देखेगी कि दूसरों का शिकार करने वाला शिकारी खुद अपना शिकार कैसे बनता है। क्या तबाही की बहनें और ड्यूक काइडेन मिलकर आर्यन के इन आदमखोर जासूसों का सफाया कर पाएंगे, या फिर यह अंधेरी रात उनकी आखिरी सांस साबित होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए। कहानी के इस खूनी मोड़ पर आगे क्या होगा, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दर्ज करें। बाहर मशालों की लाल रोशनी दीवारों पर ऐसे थरथरा रही थी जैसे वे पत्थर खुद सदियों से खून की प्यास में तड़प रहे हों। हवा भारी थी, बारूद, पसीने और आने वाली मौत की गंध से लदी हुई। आर्यन के जासूसों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके जूतों की ठक ठक, तलवारों की ठंडी खनक और बख्तर की रग सब मिलकर ऐसा शोर बना रहे थे जो किसी जनाजे की तैयारी जैसा लग रहा था। वे हमें पकड़ने नहीं आए थे, वे हमें मिटाने आए थे। ड्यूक काइडेन अपनी कुर्सी पर उसी इत्मीनान से बैठा रहा जैसे ये सब उसके लिए कोई तमाशा हो। उसकी भारी काली तलवार उसके हाथ में थी, पर वह अभी तक उठा नहीं। उसकी आंखों में एक परीक्षा थी, निर्दयी, ठंडी। वह देखना चाहता था, क्या हम सच में कब्र से लौटकर आए हैं, या बस डर से कांपती दो औरतें हैं। 12 लोग हैं, मायरा ने धीमे मगर सधे स्वर में कहा। उसने अपना खंजर हवा में घुमाया। मशाल की रोशनी उसकी धार पर पड़ी और उसकी आंखों की लाल चमक और गहरी हो गई। उसके भीतर की थरथराहट अब साफ थी। ये डर नहीं था, ये वह प्यास थी जो सिर्फ बदले से बुझती है। दीदी, 6 मेरे, 6 आपके। उसकी आवाज में खेल जैसा हल्कापन था, लेकिन उसकी उंगलियां खंजर पर और कस गईं। मैंने अपनी तलवार म्यान से निकाली। उसकी धार पर लपटों जैसी चमक दौड़ी। मेरी धड़कनें अब युद्ध के नगाड़ों की तरह बज रही थीं। हर धड़कन मुझे याद दिला रही थी, मैं जिंदा हूं, और जिंदा होने का मतलब है वार करना। नहीं मायरा, मैंने ठंडी स्थिरता से कहा। जो पहले गिरेगा शिकार उसी का होगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। आज उन्हें दिखाना है कि राजकुमारियां सिर्फ ताज नहीं पहनती, ताज के लिए गला काटना भी जानती हैं। अचानक धड़ाम, एक कानफाड़ धमाके के साथ पुराना लकड़ी का दरवाजा टूटकर बिखर गया। धूल का बादल उठा, लकड़ी के टुकड़े हवा में तैरते हुए जमीन पर गिरे। धुएं और राख के बीच से काली पोशाक पहने जासूस अंदर घुसे, साए की तरह तेज, सधे हुए, निर्दयी। उनकी आंखों में हमारे लिए कोई दया नहीं थी। वे हमें कमजोर समझकर आए थे। उन्हें क्या पता, जिन्हें वे मारने आए हैं वे पहले ही मर चुकी हैं। अब उनके सामने जो खड़ी थीं, वे इंतकाम का जीवित रूप थीं। मैंने ड्यूक की तरफ आखिरी बार देखा। वह अभी भी बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ चुकी थी, दिलचस्पी की, उत्सुकता की। वह इंतजार कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मुझे अपने भीतर पुरानी मौत की ठंडक फिर से महसूस हुई, लेकिन इस बार वह डर नहीं थी, वह ताक थी। मैंने तलवार हवा में उठाई। मायरा, मेरी आवाज धीमी थी मगर उसमें आदेश की गूंज थी। शुरू करो। SHRAAA के। आवाज इतनी तेज थी जैसे रात का सीना फट गया हो। पहला जासूस अभी अपनी तलवार पूरी तरह उठा भी नहीं पाया था कि मायरा बिजली की कौंध बनकर उसके बीचों बीच उतर गई। उसका शरीर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा, न कोई झिझक, न कोई डर। उसका खंजर गर्दन से छूकर गुजरा और अगले ही पल गर्म, लाल रक्त का फव्वारा फर्श पर बिखर गया। कुछ बूंदें मायरा के गालों पर पड़ीं। वह बूंदें जैसे उसके बचपन की आखिरी निशानी थीं। उसने पलक तक नहीं झपकाए। उसकी आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं थी, वहां अब गहरा पागलपन भरा लाल तेज था। वह लड़की जो कभी गुल्लियों से खेलती थी उसी क्षण मर गई। जो सामने खड़ी थी वह केवल प्रतिशोध थी। 2 जासूस मेरी ओर झपटे। उनके कदमों में जल्दबाजी थी, पर आंखों में छुपा हुआ भय साफ दिख रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था, यह आसान शिकार नहीं। पहला वार मेरी ओर आया। टनन, लोहे से लोहा टकराया। चिंगारियां उड़ी जैसे हमारी नफरत हवा में लिखी जा रही हो। मेरी हथेलियां कांपी नहीं।
मेरे भीतर कुछ टूट चुका था और उसी टूटन ने मुझे मजबूत बना दिया था। जब कोई एक बार मर चुका हो तो उसे दूसरी मौत का डर नहीं रहता। मेरी नसों में अब खून नहीं, आग दौड़ रही थी। मैंने तलवार घुमाई। एक ही वार, उसका सीना चीरा गया और उसकी आंखों में जो आखिरी भाव था, वह अविश्वास था। जैसे उससे यकीन ही न हो कि एक राजकुमारी ऐसा कर सकती है। उसका रक्त मेरी उंगलियों तक पहुंचा। मुझे घिन नहीं आई, मुझे शांति मिली, एक ठंडी, डरावनी शांति। बस इतना ही। मेरी आवाज कमरे में गूंजी। वह मेरी आवाज नहीं थी। वह किसी भटकी हुई आत्मा की थी जिसने दुनिया से दया की उम्मीद करना छोड़ दिया हो। कमरा अब चीखों, टूटती सांसों और ताजे खून की भारी गंध से भर चुका था। दीवारों पर मशालों की लपटें ऐसे कांप रही थीं जैसे वे भी इस रक्त नृत्य की साक्षी बनकर थर्रा गई हो। ड्यूक कैडेन अपनी कुर्सी से नहीं हिला, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब परीक्षा नहीं, आकर्षण था। एक गहरा, खतरनाक आकर्षण। वह देख रहा था, हम डर से नहीं, आनंद से लड़ रही थीं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह हमारे भीतर के नरक का विस्फोट था। हम दोनों बहनें अब शब्दों से नहीं, सांसों से बात कर रही थीं। जब कोई मेरे पीछे से वार करता, मायरा का खंजर पहले पहुंचता। जब कोई उसकी ओर बढ़ता, मेरी तलवार उसकी सांस रोक देती। हम दो शरीर नहीं थे, हम एक ही आत्मा के दो हाथ थे। एक आखिरी जासूस पीछे हट गया। उसकी तलवार उसके कांपते हाथों से गिर पड़ी। उसकी आंखों में आतंक था, वह आतंक जो इंसान को अपनी मौत सामने दिखने पर होता है। मायरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम शांत थे। उसके हाथों से रक्त टपक रहा था, टप टप टप। हर कतरा फर्श पर गिरकर जैसे एक कहानी लिख रहा था। वह उसके बिल्कुल पास पहुंची। अपना ठंडा खंजर उसके कान के पास रख दिया। उसकी सांस उसकी त्वचा से टकराए, बर्फ जैसी ठंडी। राजकुमार से कहना, उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, पर उससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता था। उसने सबसे बड़ी भूल कर दी है। उसने दो कमजोर लड़कियों को नहीं, दो मौतों को जगा दिया है। उस जासूस की आंखों से आंसू निकल आए। और अब मायरा की आंखों का लाल तेज और गहरा हो गया। जब तक उसका सिंहासन रक्त से भीग नहीं जाएगा, हम नहीं रुकेंगी। मैंने उसे भागने का रास्ता दिया। हाँ, जानबूझकर। मैं चाहती थी वह जिंदा रहे। मैं चाहती थी वही ये भय लेकर आर्यन तक पहुंचे। मैं चाहती थी आज रात राजकुमार की नींद टूट टूट कर गिरे। हर आहट पर वह चौंके। हर परछाई में हमारी छवि देखे। ड्यूक कैडेन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके जूतों की आहट लाशों के बीच गूंजी। उसने हमारे पैरों के पास पड़े मृत शरीरों को देखा, फिर हमारी ओर देखा। उसकी आवाज गहरी थी, भारी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आती गूंज। अब ये सौदा दुश्मनी से आगे बढ़ चुका है। वह कुछ कदम हमारे करीब आया। तुम दोनों सच में नरक से हिसाब बराबर करने लौटी हो। एक क्षण के लिए मेरी और मायरा की नजरें मिली। हमारी सांसें तेज थीं। हमारे कपड़ों पर रक्त था। हमारी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो उस दिन खत्म हो गए थे जिस दिन हमें मरा हुआ छोड़ दिया गया था। आज रात हमने दुनिया को बता दिया, हम शिकार नहीं हैं, हम वही तूफान हैं जो लौट कर आता है। कमरे में अब सन्नाटा था। सिर्फ मरते हुए जासूसों की टूटी फूटी सांसें, आखिरी हिचकियां और फर्श पर गिरते रक्त की धीमी टप टप। मशालों की लौ कांप रही थी, जैसे वह भी इस रात का बोझ सह नहीं पा रही हो। तभी ड्यूक कैडेन धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके जूतों की आहट पत्थर पर गूंजी, भारी, ठहरी हुई, जैसे कोई पहाड़ खिसक रहा हो। वह हमारे पास आया, इतना पास कि उसकी सांसों की ठंडक मेरे चेहरे को छूने लगी। उसमें लोहे, धुएं और किसी पुराने युद्ध की गंध थी। उसने नीचे झुककर फर्श पर फैले गर्म खून को देखा। वह रक्त अब हमारे जूतों के निशान मिटा रहा था, जैसे ये रात हमारे अतीत को धो रही हो। फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें हमारी आंखों में धंस गईं। वह हमारी तलवारें नहीं देख रहा था, वह हमारी आत्मा टटोल रहा था। क्या हमें पछतावा है? क्या कहीं कोई कंपन है? क्या किसी कोने में इंसानियत की आखिरी चिंगारी बची है? तुम दोनों इंसान नहीं हो सकती। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे अंधेरे कुएं से निकली हो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जल्लाद देखे हैं, हत्यारे देखे हैं, लेकिन मौत के लिए ऐसा पागलपन, ऐसा उत्सव। उसने हल्की हंसी हंसी, सूखी, ठंडी। तुम लड़ नहीं रही थी, तुम जश्न मना रही थी। उसके शब्द हवा में ठहर गए। एक पल को मेरा सीना कस गया। क्या सच में? नहीं, ये जश्न नहीं था, ये दफनाए गए दर्द का विस्फोट था। ड्यूक ने अपनी काली तलवार उठाए और फर्श पर एक गहरी लकीर खींच दी। पत्थर चीख उठा। वह निशान किसी पुरानी कसम जैसा लग रहा था, अटूट, खतरनाक। सौदा पक्का रहा, उसने कहा। कल रात
जब पूरा महल बेखबर नींद में होगा, मेरी शैडो आर्मी तुम्हारा इंतजार करेगी। मशाल की लौ उसकी आंखों में झिलमिलाए और एक पल को लगा वहां आग नहीं, अंधकार जल रहा है। लेकिन वह रुका। वह मेरे बेहद करीब आ गया, इतना कि उसकी परछाई मेरे चेहरे पर गिर गई। वह मेरे कान के पास झुका। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट थी, लेकिन उस फुसफुसाहट में ऐसा भय था जिसने मेरी रीढ़ में बर्फ उतार दी। आर्यन के पास ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी लोहे की तलवारों से नहीं मरेगी। मेरी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं। वह सिर्फ एक इंसान नहीं है। उसकी सांस मेरे कान को छूती हुई गुजरी। वह कुछ और है। मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ी। मायरा का हाथ अचानक मेरे हाथ में कस गया। उसकी पकड़ में डर नहीं था, लेकिन सतर्कता थी, जैसे उसने भी उस अनकहे खतरे को महसूस कर लिया हो। ड्यूक ने आखिरी वाक्य कहा, उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी इंसानियत का आखिरी कतरा भी कुर्बान करना होगा। कमरा अचानक और ठंडा हो गया। मेरे भीतर कुछ कांपा। इंसानियत, क्या वह अब भी हमारे भीतर बची है? एक पल को मुझे अपना पुराना चेहरा याद आया, वह लड़की जो सपने देखती थी, जो भरोसा करती थी, जो प्यार पर विश्वास करती थी। क्या मैं उसे मारने के लिए तैयार हूं? दिल एक क्षण को डूबा, लेकिन अगले ही पल आर्यन की हंसी, उसका धोखा, वह आग, वह मौत। नफरत ने मेरे सीने में फिर से धड़कन भर दी। मैंने ड्यूक की आंखों में देखा। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अथाह अंधेरा। हमें बताए ड्यूक, मैंने अपनी आवाज को मजबूत किया, हालांकि भीतर कहीं एक अनजाना भय करवट ले रहा था। वह कौन सी अपवित्र शक्ति है? वह क्या है जो मौत से भी ज्यादा भयानक है? मायरा मेरे साथ खड़ी थी। हम दोनों खून से सनी थीं। लेकिन पहली बार हमारे दिलों में एक अनकहा सवाल था। ड्यूक के होंठ धीरे धीरे मुस्कुराए। वह मुस्कान पागलपन से भरी थी, जैसे उसे पता हो हम जिस रास्ते पर चल पड़ी हैं, वहां से वापसी नहीं। मशाल की लौ एक पल को तेज भड़की, फिर धीमी पड़ गई, और ड्यूक की आंखों में अंधेरा और गहरा हो गया। क्या आर्यन सच में इंसान नहीं है? कौन सी है वो अपवित्र शक्ति जो दो बहनों की तलवारों को भी चुनौती दे सकती है? और क्या वे अपनी इंसानियत की आखिरी चिंगारी भी कुर्बान कर देंगी? कमरे में अब भी ताजे खून की तीखी बू तैर रही थी। वह गंध किसी शाप की तरह हवा में चिपकी हुई थी, मानो हर सांस के साथ हमारे अंदर उतरकर हमें उस रात की याद दिला रही हो। फर्श पर फैला हुआ लाल रंग मशालों की हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे किसी अधूरी कहानी का आखिरी शब्द वहीं गिर पड़ा हो। लेकिन उस वक्त हमारी धड़कनें उन मरे हुए जासूसों के लिए नहीं धड़क रही थीं। हमारी सांसें अटक गई थीं, ड्यूक के उन शब्दों पर जो किसी जहरीले तीर की तरह सीधे हमारी रूह में उतर गए थे। ड्यूक कैडेन ने धीरे धीरे अपनी भारी काली तलवार को म्यान में वापस डाला। धातु के सरकने की वह आवाज इतनी ठंडी और कठोर थी कि सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी की हड्डी टूटकर खामोशी में बिखर गई हो। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी, धूल से ढकी मेज की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, इतनी गहरी कि उनमें झांकते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरी खाई हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हो। तुम्हें क्या लगता है, ज़ोया? उसने धीमे मगर भारी स्वर में कहा। एक ऐसा आदमी जो इतना काया है कि औरतों को आपस में लड़वा कर अपनी ताकत साबित करता है, जो अपने ही लोगों की लाशों पर कदम रखकर आगे बढ़ता है, वह इतने सालों तक इस सल्तनत की तख्त पर इतनी आसानी से कैसे टिका रहा? उसकी आवाज में सवाल कम और सच्चाई ज्यादा थी। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। मेरी नजर अनायास मायरा की तरफ चली गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसी पल हमारे दिलों में एक ठंडी सिहरन उतर गई। पिछली जिंदगी में हम अंधे थे। हम मोहब्बत के उस झूठे नशे में डूबे हुए थे जहां हर जुल्म भी इबादत लगता था। हमने कभी यह सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि आर्यन की ताकत आखिर आती कहां से है। हमें लगता था कि उसकी ताकत उसकी फौज है, उसकी चालाकी है, उसकी राजनीति है। लेकिन आज ड्यूक की बातों ने पहली बार उस पर्दे को चीर दिया था। शायद उसकी ताकत कुछ और ही थी, कुछ बहुत ज्यादा काला। ड्यूक ने मेज पर रखी एक मोटी पुरानी किताब उठाई। उसकी जिल्द चमड़े की थी और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, ऐसे चिन्ह जिन्हें देखकर ही लगता था कि यह किताब किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि किसी अंधेरे इल्म की है। उसने धीरे धीरे उसके पीले पड़े पन्ने खोले। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। आर्यन के पास एक शैतानी ताबीज है, ड्यूक ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द पत्थर की तरह भारी। एक ऐसा ताबीज जिसमें उसने अपनी रूह का एक हिस्सा कैद कर रखा है। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। रूह, मायरा की आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। ड्यूक ने सिर हिलाया। हाँ, उसने अपनी इंसानियत का आखिरी कतरा उस ताबीज में कैद कर दिया है।
जब तक वह ताबीज उसके सीने से लगा रहेगा तब तक इस दुनिया की कोई तलवार, कोई खंजर, कोई जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी उंगलियां अनजाने में तलवार की मूठ पर कस गईं। ड्यूक की आंखों में अब एक अजीब चमक थी। तुम उसका दिल चीर दो, वह फिर भी जिंदा हो जाएगा। तुम उसका सिर काट दो, वह फिर भी उठ खड़ा होगा। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। वह मर ही नहीं सकता जब तक वह ताबीज उससे अलग न कर दिया जाए। मायरा के होंठ सूख गए। और अगर वह ताबीज टूट जाए? उसने धीमे से पूछा। ड्यूक के होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान उभरी। तो फिर वह धीरे धीरे बोला, आर्यन सिर्फ एक आदमी नहीं मरेगा। उसने किताब का एक पन्ना पलटा जिस पर अजीब काले मंत्र लिखे थे। उसके साथ वह शैतानी रूह भी आजाद हो जाएगी जिससे उसने अपनी ताकत ली है। मेरे दिल में पहली बार एक अजीब सा डर जागा। और वह रूह? मैंने पूछा। ड्यूक ने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। वह रूह इंसानों की नहीं सुनती, वह सिर्फ खून सुनती है। कमरे की मशाल अचानक तेजी से झपकी। और उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, हम सिर्फ एक राजकुमार से लड़ने नहीं जा रहे थे, हम एक अंधेरे से जन्मी ताकत को ललकार चुके थे। मेरी मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। उंगलियों की नसें सफेद पड़ने लगीं, जैसे भीतर उमड़ता हुआ गुस्सा अब हड्डियों को तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। अभी तक जो दर्द मेरे सीने में जल रहा था वो सिर्फ नफरत था, एक ठंडी सुलगती हुई नफरत। लेकिन ड्यूक के शब्दों ने उस नफरत को एक नई शक्ल दे दी थी। बेबस दर्द, एक ऐसा दर्द जो ये पूछ रहा था, क्या सच में हम इस युद्ध को जीत भी सकते हैं? मेरी नजर मायरा पर गई। उसके गालों पर पड़े खून के छींटे अब सूखकर काले पड़ चुके थे। वह खून अब किसी युद्ध की जीत का निशान नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसे अंधेरे की छाया जैसा लग रहा था जो धीरे धीरे उसकी मासूमियत को निगल चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी वीरानी थी, वही वीरानी जो किसी टूटे हुए दिल में जन्म लेती है। तो क्या हमारा इंतकाम सिर्फ एक धोखा है? मायरा की आवाज कांप रही थी। यह समझना मुश्किल था कि वह गुस्से से कांप रही है या उस डर से जो धीरे धीरे उसके भीतर जन्म ले रहा था। उसने ड्यूक की तरफ देखा, फिर मेरी ओर। अगर वह मर ही नहीं सकता तो हमारी ये लड़ाई किस लिए है? उसकी आवाज भारी हो गई। हमने मौत से वापस आकर क्या पाया? अगर अंत में वह फिर भी जिंदा रहेगा तो क्या हमारी यह वापसी, हमारी यह जंग सब बेकार है? उसके शब्द हवा में तैरते हुए सीधे मेरे दिल में उतर गए। एक पल के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मैंने धीरे से उस पुरानी किताब पर अपना हाथ रख दिया। उसके पीले, सदी पुराने पन्नों की ठंडी सतह मेरी उंगलियों को छूते ही अजीब सी जलन पैदा करने लगी, जैसे उस किताब में सिर्फ स्याही नहीं बल्कि किसी पुरानी बद्दुआ की राख भरी हो। मैंने आंखें बंद की और उसी पल मेरे भीतर एक और आवाज उठी। वह आवाज थी नफरत की। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। नहीं मायरा, मेरी आवाज पहले से कहीं ज्यादा शांत थी और उसी शांति में एक खतरनाक धार छुपी हुई थी। दुनिया में ऐसा कोई तिलिस्म नहीं बना जिसकी कोई तोड़ न हो। मैंने सिर उठाकर सीधे ड्यूक कैडेन की आंखों में देखा। हर जादू, हर श्राप, हर शैतानी ताकत की एक कमजोरी होती है। मेरी उंगलियां किताब के पन्नों पर धीरे धीरे फिसलने लगीं। ड्यूक, मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर लोहे की तलवार उसे नहीं मार सकती तो वह कौन सी चीज है जो उसके उस शैतानी सुकून को तोड़ सकती है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उम्मीद नहीं बल्कि दीवानगी थी। हम अपनी रूह का सौदा पहले ही कर चुके हैं, मैंने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा। अब पीछे हटने का रास्ता हमने खुद अपने हाथों से जला दिया है। कमरे की मशालें धीमे धीमे कांपने लगीं। ड्यूक कैडेन कुछ पल तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक उभरी। वह सिर्फ दिलचस्पी नहीं थी, वह सम्मान था। उसने धीरे धीरे सांस ली, जैसे किसी लंबे समय से छुपे सच को आखिरकार बाहर लाने का फैसला कर रहा हो। उसे मारने के लिए उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें वही करना होगा जो उसने किया था। मायरा की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? ड्यूक धीरे धीरे हमारी तरफ झुका। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन हर शब्द किसी खंजर की तरह दिल में उतर रहा था। उस ताबीज को तोड़ने के लिए, वह बोला, तुम्हें उस पर किसी ऐसे इंसान का खून गिराना होगा जो उससे सच्ची मोहब्बत करता हो। मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। मायरा की आंखें फैल गईं। ड्यूक ने आखिरी शब्द धीरे से जोड़े, या जिसने कभी उससे मोहब्बत की हो। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में एक भयानक सच जन्म ले चुका था। उस ताबीज को तोड़ने के लिए किसी को अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। मायरा का चेहरा गुस्से और डर की अजीब धूप छांव से भर उठा।
उसकी आंखों में लाल चिंगारियां जल रही थीं, लेकिन उन चिंगारियों के पीछे कहीं गहराई में एक थरथराता हुआ डर भी था। उसके हाथों पर लगा जासूसों का खून अब सूखकर काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी उम्मीदों पर स्याही फेर दी हो। उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखा। कुछ देर तक वह खामोश रही, फिर उसकी आवाज टूटी हुई सांसों के साथ बाहर निकली। तो क्या हम उससे कभी नहीं हरा पाएंगे? उसकी आवाज में ऐसी टीस थी कि कमरे की ठंडी दीवारें भी जैसे उसे महसूस कर रही थीं। क्या हमारी यह वापसी, हमारी ये दूसरी जिंदगी सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी? उसकी आंखें मेरी आंखों से जा टकराईं। उन आंखों में वही सवाल था जो मेरे दिल में भी किसी जहरीले कांटे की तरह चुभ रहा था। दीदी, उसकी आवाज और धीमी हो गई, क्या हम फिर से हार जाएंगे? उस पल मेरे भीतर कुछ टूटकर बिखर गया, क्योंकि मैं जानती थी मायरा सिर्फ आर्यन से नहीं लड़ रही थी, वह अपनी किस्मत से लड़ रही थी। कमरे में मशाल की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। ड्यूक कैडेन ने गहरी सांस ली, इतनी भारी कि लगा जैसे किसी पुरानी कब्र का धक्कन उठ रहा हो। जीत सकती हो, उसके शब्द धीरे धीरे कमरे में गूंजे, लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद नहीं थी। वह आवाज एक सौदे की थी, एक ऐसे सौदे की जिसमें कीमत हमेशा खून से चुकाई जाती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसकी ताकत को नष्ट करना होगा। ड्यूक की आंखें अब हम दोनों के चेहरों को बारीकी से पढ़ रही थीं, जैसे वह देखना चाहता हो कि हम उस सच को सुनने के लिए कितनी तैयार हैं जो हमारी दुनिया बदल देगा। और वह सिर्फ दो तरीकों से हो सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी दो उंगलियां उठाईं। मशाल की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और उनमें एक अजीब चमक उभरी। वह चमक किसी शिकारी की थी, जैसे वह हमारी कुर्बानी का तमाशा देखने के लिए पहले से तैयार बैठा हो। पहला तरीका। उसकी आवाज भारी हो गई। वह ताबीज हर हाल में उसके जिस्म से अलग होना चाहिए। कमरे की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। जब तक वह ताबीज उसकी त्वचा को छू रहा है, वह अमृचित है। ड्यूक ने धीरे धीरे शब्द बोले, एक ऐसा जिंदा मुर्दा जिसे मौत भी छूने से डरती है। मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। ड्यूक ने अपनी दूसरी उंगली उठाई। दूसरा तरीका। अब उसकी आवाज और भी धीमी थी, इतनी धीमी कि हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। उस ताबीज की शैतानी ताकत को तोड़ने के लिए चाहिए सगी बहनों का खून। मायरा की सांस अटक गई। मैंने उसकी उंगलियों को अपने हाथ पर कसते हुए महसूस किया। ड्यूक ने बात अधूरी नहीं छोड़ी। उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन वह खून सिर्फ रगों में बहने वाला खून नहीं होना चाहिए। उसकी आंखें अब हमारी आंखों में धंस चुकी थीं। वह खून होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत और नफरत दोनों के जहन्नुम से गुजरा हो। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं, क्योंकि उस पल एक खौफनाक सच हमारे सामने खड़ा था। आर्यन को मारने के लिए या तो हमें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी, या एक दूसरे की। मैंने धीरे धीरे अपनी हथेली पलटी। मशाल की हल्की कांपती रोशनी उस पर पड़ी और वहां एक पतला, फीका सा निशान चमक उठा। वही निशान जो पिछली जिंदगी में मायरा के खंजर ने छोड़ा था। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। मुझे अब भी याद था वह लम्हा, जब मायरा की आंखों में आंसू थे पर हाथ आर्यन के झूठे प्यार से बंधे हुए थे, और उसी कांपते हाथ से उसने वह खंजर मेरे दिल में उतार दिया था। उस वार में नफरत कम थी, धोखे का जहर ज्यादा था। वह दर्द आज भी मेरे भीतर कहीं जिंदा था, लेकिन उसी दर्द के नीचे एक और सच दबा हुआ था कि उसी मायरा ने बाद में मेरी लाश से लिपटकर रोते रोते अपनी रूह तोड़ दी थी। नफरत ने हमें मारा था और मोहब्बत हमें वापस खींच लाई थी। मैंने अपनी उंगलियों से उस पुराने निशान को हल्के से छुआ। मोहब्बत और नफरत। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सा सुकून था। हमने दोनों महसूस किए हैं, ड्यूक। मेरी नजर मायरा से मिली। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, पर इस बार वह कमजोरी नहीं थी। वह एक ऐसा दर्द था जो इंसान को तोड़ता नहीं, पत्थर बना देता है। हमने एक दूसरे को मारा भी है, मैंने धीमे से कहा, और एक दूसरे के लिए मरकर वापस भी आए हैं। कमरे की हवा भारी हो गई। हमसे गहरा रिश्ता तुम्हें पूरी सल्तनत में नहीं मिलेगा। मायरा ने मेरी उंगलियां कसकर पकड़ ली। उसकी पकड़ में डर नहीं था, एक कसम थी। ड्यूक कैडेन कुछ पल तक हमें देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पहली बार समझ रहा हो कि हमारे भीतर की आग सिर्फ बदले की नहीं, किस्मत को बदलने की है। वह धीरे धीरे आगे झुका। मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसका साया दीवार पर किसी पुराने दानव की तरह हिलने लगा। सुनो, उसकी आवाज भारी थी। कल रात महल में एक बड़ा जश्न होगा, ब्लड मून की रात। मेरी धड़कन एक पल को रुक गई। ड्यूक ने आगे कहा, जब चांद लाल होगा, आर्यन उस शैतानी ताबीज को चांदनी में रखेगा। उसकी आंखों में अब खतरनाक चमक थी।
वह अपनी ताकत को फिर से जगाएगा। मेरी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं। ड्यूक ने धीरे धीरे कहा, और वही एक पल होगा जब वह पत्थर सबसे कमजोर होगा। कमरे की हवा जैसे जम गई। तुम्हें उस ताबीज को उससे छीनना होगा। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई, और अपने मिलकर बहते हुए खून से उसे धोना होगा। मायरा की सांस भारी हो गई। तभी वह ताबीज टूटेगा। ड्यूक ने आखिरी शब्द धीरे से बोले, और आर्यन उस आम इंसान की मौत मरेगा जिसका वह हकदार है। मेरे भीतर कुछ उबलने लगा। मैंने मायरा का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन हमारी रगों में दौड़ता खून ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस पल हमारे बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ यादें थीं, धोखे की, मौत की, और उस दर्द की जिसने हमें दोबारा जन्म दिया। अब वहां डर नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के लिए बेपनाह दर्द, और आर्यन के लिए मौत। मैंने गहरी सांस ली। मेरी आंखों में जैसे अभी से उस लाल चांद की परछाई उतर आई थी। तो कल रात आर्यन का आखिरी जश्न होगा। मेरी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान छिपा था। वह अपनी ताकत जगाएगा। मैंने तलवार की मूठ और कस ली, और हम उसे उसके ही गुनाहों की कब्र में दफना देंगे। कमरे में मशाल की लौ अचानक तेज झिलमिलाई, जैसे आने वाली रात पहले ही खून की गवाही देने के लिए तैयार हो चुकी हो। सवाल आपसे, क्या जोया और मायरा सच में ब्लड मून की रात आर्यन से वह शैतानी ताबीज छीन पाएंगी, या फिर आर्यन की अंधेरी ताकत उन्हें फिर से मौत के दरवाजे तक पहुंचा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार दोनों बहनों का खून आर्यन की अमरता तोड़ पाएगा, या वही खून उनकी किस्मत फिर से लिख देगा? फायर। रात की स्याही अब धीरे धीरे ढल रही थी, मगर महल की ऊंची ठंडी दीवारों से रिश्ती हुई मौत की आहट अब भी मेरी रूह को चीर रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उस ठंडक में खून की गंध घुली हुई थी और जली हुई उम्मीदों की राख भी। ऐसा लगता था जैसे इस शहर की हर सांस किसी पुरानी बद्दुआ का हिस्सा हो। मैंने धीरे से मायरा की तरफ देखा। उसने अपना खंजर अपने लिबास की तहों में छिपा लिया था, मगर उसका गुस्सा, उसकी आंखों में जलती हुई बदले की आग, छिपाना नामुमकिन था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, डर से नहीं, उस बेचैन इंतजार से जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो किसी की मौत का वादा कर चुके हों। मैंने गहरी सांस ली, फिर ड्यूक की तरफ देखकर कहा, हम समर्पण करेंगे। मेरे शब्द जैसे हवा में टूटकर बिखर गए। हर अक्षर मेरे गले में कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रहा था। ऐसा लगा जैसे हर शब्द के साथ मेरा अभिमान, मेरा घमंड, सब कतरा कतरा मर रहा हो। दीदी, मायरा की चीख कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखें फैल गईं। उनमें अविश्वास, गुस्सा और टूटन सब एक साथ भड़क उठे। आप सच में उस दरिंदे के सामने झुकने की बात कर रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। जिसने हमारा बचपन जला दिया, जिसने हमारी हंसी छीन ली, जिसने हमें जिंदा दफना दिया, और अब आप चाहती हैं कि हम उसी के कदमों में जाकर गिर जाएं। उसके शब्द खंजर की तरह मेरे दिल में उतरते गए। मैंने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर भीतर का गुस्सा आग की तरह जल रहा था। मैंने अपनी आवाज बहुत धीमी कर दी, इतनी धीमी कि वह सिर्फ एक साजिश की सरसराहट बनकर उसके कानों तक पहुंची। झुकूंगी मायरा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर टूटने के लिए नहीं। उसकी सांस थम गई। समझ रही हो? मैंने धीरे से कहा, अगर हमने अभी जुनून में हमला किया तो आर्यन सबसे पहले पिताजी का गला काट देगा। मायरा की आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। मैंने उसकी पकड़ और कस ली। वह एक शतरंज का खिलाड़ी है, मैंने कहा, और हम उसकी बिसात पर मोहरे बनकर नहीं उतरेंगे। मैं उसके और करीब झुकी। हम उसकी मात बनकर उतरेंगे। उसकी आंखों में धीरे धीरे समझ की चमक उभरी। मैंने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, हमें उसके इतना करीब पहुंचना होगा कि हम उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकें। मेरे शब्द अब बर्फ जैसे ठंडे थे, ताकि सही वक्त पर उसके सीने से वह ब्लड टेलिस्मन छीन सके। मायरा की सांस रुक गई। कल रात ब्लड मून है, मैंने कहा। मेरी आंखों में उस आने वाली लाल चांदनी की परछाई जैसे अभी से उतर आई थी। किस्मत का पहिया घूमने वाला है मायरा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। और वही हमारा आखिरी मौका होगा। कुछ पल तक वह मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर अब भी दर्द था, गुस्सा था, लेकिन उन सब के नीचे एक ठोस फैसला जन्म ले चुका था। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ी। ड्यूक कैडेन अब भी वहीं खड़ा था, खामोश, जैसे किसी नाटक का आखिरी दृश्य देख रहा हो। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। शायद वह समझ चुका था कि हम किस आग में कदम रखने जा रही हैं। मेरी रीढ़ में हल्की ठंडक दौड़ी। फिर भी मैंने अपना सिर ऊंचा रखा।
ड्यूक, मैंने ठंडी आवाज में कहा। हमारा संदेश आर्यन तक पहुंचा दीजिए। कमरे में खामोशी फैल गई। कह दीजिए कि हम हार मान चुके हैं। मेरे शब्द अब पत्थर की तरह सख्त थे। हम थक चुके हैं, भागते भागते, छिपते छिपते। मैंने एक पल रुककर कहा, उसे बताइए कि हम अपने पिता की जान के बदले खुद को उसके हवाले करने के लिए तैयार हैं। ड्यूक की भौं हल्की सी उठी। लेकिन, मैंने कहा, मेरी आवाज में इस बार आदेश था। एक शर्त पर। मशाल की लौ तेजी से कांपी। हमारे पिता की जंजीरें उसी पल खुलनी चाहिए, जब हम महल की दहलीज पार करें। कुछ पल तक ड्यूक हमें देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, शायद सम्मान, शायद हैरानी, या शायद यह एहसास कि हम मौत के कुएं में छलांग लगाने जा रही हैं। आखिरकार वह मुड़ा। उसकी भारी चाल धीरे धीरे अंधेरे में खोने लगी। मैं उसे जाते हुए देखती रही, और मन ही मन एक ठंडी मुस्कान मेरे होठों पर उभर आए। ये समर्पण नहीं है, ड्यूक, मैंने मन ही मन कहा। यह उसके कत्ल की पहली चाल है। दूर आसमान में बादलों के पीछे से चांद की हल्की रोशनी झांकी। कल रात, वही चांद, खून के रंग में डूबने वाला था। अगली सुबह का सूरज आसमान पर उग तो आया था, मगर महल की ऊंची और भयावह दीवारों ने जैसे उसकी रोशनी को कैद कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो इस महल के भीतर सुबह आने की इजाजत ही नहीं थी। महल के विशाल दरवाजे धीरे धीरे खुले। चढ़, उस भयानक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, जैसे किसी सोए हुए अजदहे ने अपना जबड़ा खोल दिया हो। हम दोनों बहनें, जोया और मायरा, जो कल तक बगावत की आग थी, आज दिखावे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। हमारे पैरों में जूते नहीं थे। नंगे पांव हम उस ठंडे पत्थर के फर्श पर कदम रख रही थी। हर कदम जैसे बर्फ पर रखा जा रहा हो, मगर उस ठंड से भी ज्यादा ठंडी थी वह नजरें जो पूरे दरबार से हम पर बरस रही थीं। पूरा दरबार खचाखच भरा था। दरबारी, सैनिक, वजीर सब मौजूद थे। हवा में फुसफुसाहटें तैर रही थीं, जहरीली और तिरस्कार से भरी। गद्दार, किसी ने थूक कर कहा। राजकुमारियों का यही अंजाम होता है जब वे तख्त के खिलाफ जाती हैं। किसी और ने हंसते हुए फुसफुसाया। कुछ चेहरों पर नफरत थी, कुछ आंखों में दया, और कुछ में सिर्फ तमाशा देखने की भूख। मगर मेरे लिए ये सब धुंधला था। मेरी नजर बस एक ही जगह अटकी हुई थी, उस ऊंचे तख्त पर। वहां आर्यन बैठा था, काले भारी वस्त्रों में लिपटा हुआ, जैसे अंधेरा खुद उसके शरीर से चिपका हुआ हो। उसके चेहरे पर वही पुरानी कटार जैसी मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे भरोसे को टुकड़ों में काट दिया था। उसकी आंखें चमक रही थीं, ठंडी और निर्दयी, और उसके सीने पर वह शैतानी टेलिस्मन लटक रहा था। मशालों की कांपती रोशनी उस पर पड़कर एक अजीब सी लाल चमक पैदा कर रही थी, जैसे वह हमारे सामने खड़ा होकर हंस रहा हो, जैसे वह कह रहा हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं, लेकिन मैंने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि असली घाव अभी बाकी था। तख्त के नीचे, धूल और गंदगी में, हमारे पिताजी पड़े थे। महाराज, वह आदमी जिसके सिर पर कभी ताज चमकता था, जिसकी आवाज से पूरा दरबार कांप उठता था, आज वही आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे, और चेहरा खून और धूल से लथपथ था। उन्हें देखकर मेरे सीने में जैसे कुछ टूट गया। मायरा की सांस भी थम गई। जैसे ही पिताजी की नजर हम पर पड़ी, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनकी पलकों के किनारों से एक कांपती हुई लकीर नीचे उतर गई। नहीं बेटियों, उनकी टूटी हुई आवाज हवा में बिखर गई। क्यों आए तुम? उनके शब्द दर्द से कांप रहे थे। इस जहन्नुम में वापस क्यों? मेरे दिल में चीख उठी, मगर मेरे चेहरे पर बस एक ठंडी खामोशी थी। तभी ठक, तख्त से कदमों की आवाज आए। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। आर्यन खड़ा हो चुका था। उसका हर कदम धीरे धीरे गूंज रहा था, ठक ठक ठक, जैसे मौत दरबार में उतर रही हो। वह चलता हुआ मेरे सामने आकर रुक गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। उसके शरीर से वही पुरानी खुशबू आ रही थी, चंदन और मौत का अजीब मिश्रण। एक पल के लिए मेरी यादें कांप उठीं। कभी यही खुशबू मुझे सुकून देती थी, आज वही खुशबू मुझे घुटन दे रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठा दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे लगा मेरी हड्डी चटक जाएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। वह हल्का सा झुका और धीमे से मुस्कुराया। तो आखिरकार उसकी आवाज जहर की तरह मीठी थी। मेरी बागी रानी वापस आ ही गई। उसकी उंगलियां अब भी मेरी ठुड्डी को जकड़े हुए थीं। मैं सोच रहा था, वह फुसफुसाया, तुम्हारा घमंड कब टूटेगा? उसकी नजर मायरा पर गई।
और यह छोटी शेरनी। वह हंसा। लगता है अब इसके नाखून भी टूट चुके हैं। मायरा की सांस भारी हो गई। मैंने महसूस किया उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर अभी उसने हमला किया तो सब खत्म हो जाएगा। पिताजी, हमारा बदला, सब। मैंने धीरे से अपनी नजरें झुका ली और बहुत मुश्किल से कहा, हम हार चुके हैं आर्यन। दरबार में हलचल मच गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। आर्यन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह मेरे और करीब झुका। अच्छा है, उसने कहा, क्योंकि मुझे हमेशा से टूटी हुई चीजें पसंद हैं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे गाल पर फिसली। मगर उसी पल मेरी नजर उसके सीने पर गई। टेलिस्मन। वह लाल चमक रहा था और मेरी रगों में खून उबलने लगा। मैंने मन ही मन कहा, बस आज की रात, फिर यही टेलिस्मन तेरी मौत का कारण बनेगा आर्यन। दरबार को पता भी नहीं था कि इस झुकी हुई गर्दन के पीछे एक तूफान जाग चुका है। मैंने कहा था ना जोया, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। आर्यन की आवाज मेरे कानों के पास फुसफुसाहट बनकर सरक गई। वह इतना करीब झुकाया था कि उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थीं। उसकी गर्म सांस मेरे जिस्म पर ऐसे चल रही थी जैसे कोई ठंडी आरी मेरी त्वचा को धीरे धीरे काट रही हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कल रात की दीवानगी का नशा उतर गया। उसने धीमे से कहा, उसके होठों पर वही जहरीली मुस्कान तैर रही थी। अब देखो। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। तुम्हारा बाप जिंदा रहेगा, लेकिन तुम दोनों। उसने हल्का सा सिर झुकाकर मेरी आंखों में झांका। मेरे इस महल की अंधेरी कोठरियों में अपनी मौत का इंतजार करोगी। दरबार में कुछ लोगों की धीमी हंसी गूंज उठी। आर्यन की उंगलियां अब भी मेरी ठुड्डी को पकड़े हुए थीं। तुम्हारी हर सांस, वह फुसफुसाया, अब मेरी इजाजत की मोहताज होगी। मेरे भीतर कुछ चीख उठा। दिल चाहा उसी पल उसका हाथ झटक कर उसका गला दबा दूं। मगर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि अभी वक्त हमारा नहीं था। मेरी नजर हल्के से मायरा की तरफ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा जल रहा था जैसे अभी पूरा दरबार राख हो जाएगा। उसका हाथ धीरे धीरे उसके लिबास के अंदर खिसक रहा था, जहां उसका खंजर छिपा हुआ था। बस एक पल और वह हमला कर देती। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें सख्त हो गईं। अभी नहीं। मेरी खामोश नजर में यही हुक्म था। मायरा की सांस भारी हो गई। उसकी उंगलियां खंजर की मूठ को छूकर वहीं रुक गईं। कुछ पल तक उसका सीना तेजी से उठता गिरता रहा। फिर उसने मुश्किल से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मैंने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। अपनी नफरत को मैंने पलकों के पीछे ऐसे दफन कर दिया, जैसे किसी जिंदा इंसान को कब्र में बंद कर दिया जाता है। मेरे अंदर एक तूफान उबल रहा था। हर याद, हर धोखा, हर जख्म, सब एक साथ मेरी रगों में जल रहे थे। लेकिन बाहर मैं बस एक टूटी हुई औरत की तरह खड़ी थी, खामोश, हार मान चुकी। हम तैयार हैं आर्यन। मेरी आवाज सपाट थी, इतनी शांत कि जैसे उसमें कोई भावना ही न बची हो। मगर मेरे हर शब्द के पीछे एक छिपी हुई कसम थी। हमें कैद कर लो, मैंने धीरे से कहा। मेरी नजर एक पल के लिए पिताजी पर गई। उनकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। बस उन्हें छोड़ दो। मेरी आवाज थोड़ी कांप गई। हमारा वजूद अब तुम्हारी कैद में है। कुछ पल तक दरबार बिल्कुल शांत रहा। फिर आर्यन अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि वह महल की पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। कैद, उसने हंसते हुए कहा। नहीं जोया। वह धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। तुम तो मेरी मेहमान हो। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, कम से कम कल रात की ब्लड मून तक। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। तो उसे भी उस रात का इंतजार था। अच्छा है, क्योंकि उसी रात उसकी मौत लिखी हुई थी। आर्यन ने हाथ उठाकर अपने सैनिकों को इशारा किया। इन्हें ले जाओ। दो भारी सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने हमारी जंजीरों को पकड़कर हमें खींचना शुरू कर दिया। लोहे की जंजीरें पत्थर के फर्श पर घिसटने लगीं। छन छन, दरबार धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। पिताजी की टूटी हुई आवाज फिर सुनाई दी। जोया, मायरा। मेरे कदम एक पल को रुक गए, मगर सैनिकों ने हमें आगे धकेल दिया। हम अंधेरी गलियों की तरफ ले जाए जा रहे थे। महल के भीतर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दीवारें ठंडी, हवा भारी और रास्ते अंधेरे होते जा रहे थे, जैसे हम सच में किसी कब्र की तरफ उतर रहे हों। लेकिन तभी मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। दरबार दूर था और तख्त पर खड़ा आर्यन अभी भी हमें देख रहा था। मेरी नजर उसके सीने पर गई। वह टेलिस्मन, मशाल की रोशनी में वह लाल चमक रहा था, जैसे खून से बना हुआ हो।
मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरे दिल में एक ठंडी कसम उठी। कल रात या तो वह टेलिस्मैन टूटेगा या मेरी जिंदगी की डोर। लेकिन एक बात तय थी, कल की ब्लड मून किसी की मौत लेकर ही डूबेगी। आर्यन का वह ठहाका पूरे दरबार में ऐसे गूंजा जैसे किसी विशाल कांच की दीवार एक ही पल में चटक कर टूट गई हो। उसकी हंसी में जीत का नशा था, घमंड, क्रूरता और वह अंधा विश्वास कि अब कोई उसे हरा नहीं सकता। उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, वैसी चमक जो अक्सर शिकारी की आंखों में होती है जब उसे लगता है कि शिकार अब पूरी तरह उसके पंजों में आ चुका है। उसने धीरे से हाथ उठाया और अपने जल्लाद जैसे सैनिकों को इशारा किया। इन्हें ब्लैक सेल में डाल दो। उसकी आवाज ठंडी थी मगर उसमें छिपी क्रूरता पूरे दरबार को सिहरा देने के लिए काफी थी। फिर वह थोड़ा झुका और मुस्कुराया। और कल रात उसने अपने शब्दों को जानबूझकर धीमा किया। जब ब्लड मून अपनी पूरी शान के साथ आसमान पर उभरेगा। उसकी आंखें पिताजी की तरफ मुड़ी। मैं इनकी आंखों के सामने महाराज का कत्ल करूंगा। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सहम गए, कुछ के चेहरों पर डर था, कुछ के होठों पर विकृत मुस्कान। आर्यन की आवाज अब और भी ठंडी हो गई। मैं चाहता हूं कि ये दोनों अपनी बेहूदी हिम्मत का अंजाम देखें। वह धीरे धीरे बोला, अपनी हार का मातम मनाएं और समझे कि इस सल्तनत में। उसने तख्त पर हाथ मारा। आर्यन के सामने बगावत का मतलब क्या होता है। तभी दो भारी सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने हमारी कलाइयों में बंधी जंजीरों को झटके से खींचा। लोहे की जंजीरें दर्द के साथ मेरी त्वचा में धंस गईं। चलो, उन्होंने हमें दरबार से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। मेरे पैरों के नीचे पत्थर का फर्श खिसकता जा रहा था। चारों तरफ लोगों की निगाहें थीं, कुछ घृणा से भरी हुई, कुछ दया से और कुछ सिर्फ तमाशा देखने की भूख से। मगर उसी भीड़ में मेरी नजर एक पल के लिए ठहर गई। एक साधारण सैनिक खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था मगर उसकी आंखें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली। ड्यूक कैडेन का जासूस। मैंने बस अपनी पलकें हल्की सी झुका दी। एक बेहद छोटा इशारा, इतना छोटा कि अगर कोई देख भी ले तो उसे कुछ समझ ना आए। तैयार रहो, मेरी आंखों ने यही कहा। उसने जरा सा सिर झुका दिया, बस इतना, और फिर वह भीड़ में फिर से एक साधारण सैनिक बन गया। आर्यन को लगा शतरंज की बाजी खत्म हो चुकी है। उसे लगा उसने हमें फिर से कैद कर लिया है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कैद हमारी मर्जी थी। महल के बाहर हम सिर्फ भागोड़ी रानियां थीं, मगर महल के अंदर हम एक फटने वाला ज्वालामुखी बन चुके थे। हमारे खून में उबलता बदला, हमारी रगों में दौड़ती आग और हमारी आंखों में जलती हुई कसम। कल रात इस सल्तनत की किस्मत तय करने वाली थी। ब्लैक सेल, अंधेरे की गहराई। सैनिक हमें महल के भीतर गहराई में ले जा रहे थे। सीढ़ियां उतरती जा रही थीं। 1, 2, 3। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर मशालें लगी थीं मगर उनकी लौ भी कांप रही थी, जैसे ये जगह खुद रोशनी को निगल रही हो। आखिरकार हम महल के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गए। सैनिकों ने एक भारी लोहे का दरवाजा खोला। धड़ाम, दरवाजा दीवार से टकराया। अंदर अंधेरा था, घना, दम घूंट देने वाला अंधेरा। अंदर एक सैनिक ने हमें धक्का दिया। हम दोनों लड़खड़ाकर भीतर गिर पड़े। अगले ही पल, धड़ाम, लोहे का दरवाजा बंद हो गया। कुंडी की आवाज आई और फिर सन्नाटा। मैं धीरे धीरे उठी। मेरी हथेलियां ठंडे पत्थर से टकराईं। कोठरी में घुटन भरी बदबू थी, नमी, सड़ी हुई लकड़ी और किसी पुरानी मौत की गंध। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह जिंदा हो और धीरे धीरे हमें निगल रही हो। तभी मायरा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियां कांप रही थीं। दीदी, उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में भी उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह पीला पड़ चुका था। देखिए, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने हमें अलग अलग कोठरियों में नहीं डाला। मैं कुछ पल चुप रही, फिर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। वह सही कह रही थी। अगर आर्यन हमें तोड़ना चाहता तो हमें अलग करता। हमारी ताकत ही हमारी एकता थी। फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मायरा की आवाज और भी धीमी हो गई। इसका मतलब है, उसने मुश्किल से कहा, वह हमारे साथ कोई गहरा खेल खेल रहा है। मेरे दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आर्यन कभी गलती नहीं करता था। उसका हर कदम सोच समझकर उठाया हुआ होता था। तो क्या हमारा साथ होना उसकी भूल नहीं, उसका जाल था? मैंने धीरे से कोठरी की दीवार को छुआ। पत्थर बर्फ की तरह ठंडा था। मगर तभी उस सन्नाटे में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। पहले बहुत धीमी,
फिर थोड़ी तेज। ये रोने की आवाज नहीं थी, न दर्द की कराह। ये कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। आवाज कोठरी की पिछली दीवार के उस पार से आ रही थी, धीमी मगर स्पष्ट। सैंग्वस लूना, फिनिस वीटाए, एनिमा टेनेब्रस। हर शब्द के साथ कोठरी की मशालें जोर से फड़फड़ाने लगीं। हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि हमारी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलने लगीं। मायरा का हाथ मेरी कलाई पर कस गया। दीदी, उसकी आवाज कांप रही थी। ये आवाज। उसकी आंखें फैल गईं। ये वही शैतानी जुबान है, उसने मुश्किल से कहा, जो उस टेलिस्मन से निकल रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे दीवार के पास गई और अपना कान उस ठंडे पत्थर से लगा दिया। दीवार के उस पार कोई था। मंत्रों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, गहरी, भयानक और किसी अंधेरे अनुष्ठान की तरह भारी। सैंग्वस लूना, एपराइट पॉटर टेनेब्रस। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह कोई साधारण कैदी नहीं था, यह कोई पागल भी नहीं था, यह कोई ऐसा था जो ब्लड मून की शक्ति को बुला रहा था। मैंने धीरे से मायरा की तरफ देखा। मेरे दिल में एक डरावना ख्याल उभरा। क्या आर्यन ने हमें यहाँ सिर्फ कैद करने के लिए नहीं भेजा? क्या हम किसी और भी बड़ी रस्म का हिस्सा बनने वाले थे? किसी ऐसी रस्म का जिसके लिए जिंदा इंसानों की कुर्बानी चाहिए होती है? दीवार के उस पार से आवाज अचानक और गहरी हो गई। सैंग्वस सोरोरम, बहनों का रक्त। मायरा की उंगलियां कांप गईं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, आर्यन शायद हमें मारना नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम जिंदा रहें, कल रात तक, क्योंकि ब्लड मून की उस रात शायद हमारा खून किसी और अंधेरे दरवाजे को खोलने वाला था। और अगर यह सच था, तो इसका मतलब था हम शिकार नहीं थे, हम कुर्बानी बनने वाले थे। ठंडी, सीलन भरी उस अंधेरी कोठरी ने हमारा स्वागत किसी भूली बिसरी कब्र की तरह किया। दीवारों पर जमी नमी ऐसे टपक रही थी जैसे सदियों से कैद किसी दर्द की बूंदें हों। हवा में मिट्टी और जंग लगे लोहे की गंध इतनी घुली हुई थी कि हर सांस के साथ वह भीतर उतरती जा रही थी। लेकिन उस दमघोंटू अंधेरे में भी हमारे दिलों में डर का एक कतरा तक नहीं था। वहां सिर्फ एक गहरी, ठंडी शांति थी। वैसी शांति जो समुद्र पर उस पल छा जाती है जब दूर कहीं तूफान जन्म ले रहा होता है। आर्यन को पूरा यकीन था कि उसने हमें इस लोहे के पिंजरे में कैद करके अपनी जीत पक्की कर ली है। उसकी आंखों में वही अहंकार था जो किसी शिकारी के चेहरे पर होता है जब वह घायल शिकार को तड़पता देखता है। वह अपने घमंड के ऊंचे मीनार पर बैठा था, लेकिन उसे क्या पता था, जिस पिंजरे को वह अपनी ताकत समझ रहा था, उसकी चाबी बहुत पहले हमारे हाथों में आ चुकी थी। कोठरी के कोने में बैठी मायरा दीवार से सिर टिकाए चुप थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके चेहरे की कठोर रेखाएं बता रही थीं कि उसके भीतर यादों का तूफान उठ रहा है। अचानक उसने धीरे से आंखें खोलीं। उन आंखों में अब दर्द नहीं था, वहां सिर्फ इंतकाम था। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, आज रात सब खत्म हो जाएगा मायरा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी उंगलियों की नसें उभर आईं। वह मुट्ठी सिर्फ गुस्से की नहीं थी, वह उन तमाम धोखों का बोझ थी जो आर्यन ने हमारे साथ किए थे। कोठरी के बाहर दोपहर की धूप महल की दीवारों पर पीली चादर की तरह फैल चुकी थी। गर्मी और सुस्ती ने पहरेदारों की आंखों में भारीपन भर दिया था। महल का वह हिस्सा जहां मौत और साजिशों की परछाइयां रहती थीं, अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी लोहे की सलाखों के पास एक साया आकर रुका। भारी जूतों की आहट धीरे धीरे नजदीक आए। मैंने सिर उठाया। वह एक पहरेदार था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जिसे मैं पहचानती थी, ड्यूक कैडेन की वफादारी की चमक। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर धीरे से अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकाला। जैसे ही चाबियां आपस में टकराईं, छन छन, वह आवाज इस सन्नाटे में किसी उम्मीद की धुन जैसी लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, समय बहुत कम है शहजादी। मेरे दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई। उसने ताला खोला। भारी दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। फिर उसने हमारी जंजीरों के ताले खोले। जैसे ही वह ठंडा लोहा मेरी कलाई से अलग हुआ, मेरे भीतर कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बदले की आग दौड़ गई हो। मेरी नसों में खून नहीं, इंतकाम बह रहा था। मायरा ने भी अपनी कलाई छुड़ाई। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी। हम दोनों ने बिना समय गंवाए कोने में पड़े बेहोश पहरेदारों की वर्दी पहन ली। बड़े काले हुड और भारी कपड़ों के नीचे हमारे चेहरे पूरी तरह छिप गए। अब हम कैदी नहीं थे, अब हम उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुके थे जो इस महल की दीवारों में छिपा रहता था। हम छायाएं बन चुके थे, और छायाएं जब चलती हैं
तो अक्सर किसी की मौत लेकर आती हैं। मैंने मायरा की तरफ देखा। उसकी मुट्ठी में तलवार की मूठ इतनी कसकर दबी थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी आंखों में दर्द की गहराई थी, वह दर्द जो वर्षों तक दबा रहा हो। मैंने धीरे से कहा, आर्यन ने हमारे लिए जो जाल बिछाया था मायरा। मैं थोड़ा रुकी, मेरी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अब उसी जाल में हम उसका दम घोंटने जा रहे हैं। मायरा ने पहली बार मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं थी, वह एक खतरनाक वादा थी। हम दोनों धीरे धीरे कोठरी से बाहर निकले। महल के गलियारों में लंबी परछाइयां फैली हुई थीं। दीवारों पर जलती मशालों की रोशनी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद महल आने वाली रात से डर रहा हो। हमने बिना आवाज किए कदम बढ़ाए। हर मोड़ पर मौत का खतरा था, लेकिन डर अब हमारे अंदर मर चुका था, क्योंकि आज रात सिर्फ एक चीज जिंदा रहने वाली थी, हमारा बदला। दूर आसमान में बादलों के पीछे छिपा चांद धीरे धीरे लाल होने लगा था। ब्लड मून की रात करीब आ रही थी, और अब हमारे और उस शैतानी ताबीज के बीच सिर्फ कुछ दीवारों का फासला रह गया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि उस ताबीज की ताकत सिर्फ आर्यन के पास नहीं थी। वह ताबीज अपनी कीमत मांगता था, और आज रात किसी की आत्मा उसकी कीमत बनने वाली थी। बाप की रिहाई, एक खुफिया रास्ता। महल की वह रात किसी अजीब बेचैनी से भरी हुई थी। आसमान पर बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी अनहोनी के गवाह बनने आए हों। दूर कहीं मशालों की लौ कांप रही थी, और उन्हीं कांपती रोशनियों के बीच हम दोनों, मैं और मायरा, चुपचाप महल की उन रहस्यमयी गलियों से गुजर रहे थे जहां हर कदम पर मौत का पहरा था। हमारी चाल इतनी धीमी थी कि जैसे हवा भी हमें सुन न सके। हर मोड़ पर अंधेरा और गहरा हो जाता था। हर परछाई हमें शक की नजर से देखती प्रतीत होती थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे डर था कहीं उसकी आवाज ही पहरेदारों को हमारी मौजूदगी का पता न दे दे। लेकिन डर के उस सन्नाटे के नीचे एक और भावना धधक रही थी, अपने पिता को बचाने की जिद। आखिरकार कई अंधेरे गलियारों और टूटती उम्मीदों को पार करते हुए हम उस कोठरी के सामने आकर रुक गए जहां हमारे पिता, हमारे महाराज को कैद कर रखा गया था। लोहे की मोटी सलाखों के पीछे जो दृश्य था, उसे देखकर मेरी सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। वह वही व्यक्ति थे जिनके एक इशारे पर कभी पूरी सल्तनत कांप उठती थी, जिनकी आवाज में इतना रौब था कि दुश्मनों की तलवारें अपने आप झुक जाती थीं। लेकिन आज वही महान राजा मिट्टी से सने फर्श पर जंजीरों में जकड़े पड़े थे। उनका सफेद होता हुआ सिर झुका हुआ था, कंधे इतने थके हुए लग रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया का सारा बोझ अकेले ही उठाया हो। उन्हें इस हालत में देखकर मेरे सीने में एक दर्द भरी हुक उठी। मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए, पर यह रोने का समय नहीं था, ये लड़ने का समय था। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झुककर उनके चेहरे को छुआ। उनकी त्वचा ठंडी थी और थकी हुई। मेरे होंठ कांपते हुए फुसफुसाए, पिताजी। मेरी आवाज एक टूटी हुई सिसकी बनकर निकली। कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी भारी पलकों को उठाया। उनकी आंखों में थकान थी, दर्द था, और सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता। उन्होंने हमें देखा, जैसे विश्वास ही न हो कि हम सच में उनके सामने खड़े हैं। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मौत का जाल है, तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरी आंखों से मिली, उनके चेहरे पर एक पल के लिए सुकून उतर आया, क्योंकि मेरी आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ जंग का इरादा था। मैंने धीरे से कहा, हम आपको लेने आए हैं पिताजी। आज आपकी कैद खत्म होगी। मायरा ने तेजी से उनकी जंजीरों के ताले खोले। लोहे की वह आवाज जब फर्श से टकराए तो लगा जैसे किसी गुलामी की आखिरी सांस टूट गई हो। लेकिन महल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। हर दरवाजे पर पहरेदार थे, हर रास्ता मौत से भरा हुआ था। उसी पल मेरे मन में बचपन की एक धुंधली याद चमकी। मुझे याद आया, महल के पुराने बाग में एक खुफिया दरवाजा था, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में सिर्फ शाही परिवार के पुरखों को पता था। मैंने तुरंत मायरा को इशारा किया। हम पिता को सहारा देकर महल के पिछवाड़े की तरफ ले गए। रात की ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकरा रही थी। बाग की पुरानी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। मैंने बेचैनी से उस जगह को ढूंढना शुरू किया। मेरी उंगलियां पत्थरों को टटोल रही थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। और तभी मेरी उंगलियां एक अजीब से उभरे हुए पत्थर से टकराईं। मैंने पूरी ताकत से उसे दबाया। एक भारी सी घरघराहट गूंजी। दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी, और उसके पीछे एक अंधेरा सुरंगनुमा रास्ता खुल गया। मायरा की आंखों में हैरानी चमक उठी। दीदी, सच में ये रास्ता अभी भी मौजूद है? हम तीनों उस अंधेरे सुरंग में उतर गए। वहां हवा ठंडी थी और सदियों की चुप्पी बसी हुई थी।
लेकिन वही रास्ता हमारी उम्मीद था। काफी देर तक चलते रहने के बाद हम आखिरकार महल की सीमाओं से बाहर निकल आए। दूर जंगल के किनारे पर मशालों की हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां ड्यूक कैडेन के घुड़सवार हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, वे तुरंत घोड़ों से उतरकर झुक गए। पिता को सुरक्षित उनके साथ भेज दिया गया। मायरा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर राहत थी। उसने महल की ऊंची दीवारों की तरफ देखते हुए कहा, दीदी, हमने कर दिखाया। हम आजाद हैं। अब हम यहाँ से बहुत दूर जा सकते हैं। कुछ पल के लिए मैं चुप रही। मेरी नज़र महल की एक ऊंची खिड़की पर टिक गई। वहां से लाल मशालों की रोशनी बाहर आ रही थी। वहीं कहीं आर्यन था। वहीं वह इंसान था जिसने हमारे पिता को कैद किया। वहीं हमारी मौत की साजिशें रची गई थीं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरी आवाज ठंडी हो गई। नहीं मायरा, हम आजाद नहीं हुए हैं। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरे कपड़ों के भीतर छुपा खंजर मेरी हथेली से टकराया। हमने सिर्फ अपने पीछे की जंजीरें तोड़ी हैं। मैंने महल की तरफ देखते हुए कहा, अब हम शिकार पर हैं। मैंने ड्यूक के सबसे भरोसेमंद जासूस को बुलाया। उसे एक छोटा सा कागज दिया। उस कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, शिकार तैयार है, शाम की महफिल में कयामत बर्पा कीजिए। जासूस बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। रात और गहरी हो रही थी। आसमान में ब्लड मून धीरे धीरे लाल होने लगा था। महल के अंदर आर्यन शायद ये सोच रहा था कि आज की रात उसकी ताजपोशी की रात होगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था, आज की रात उसकी सल्तनत की आखिरी रात बनने वाली है। कल की रात और भी खतरनाक होने वाली है। क्या आर्यन अपनी चाल में कामयाब होगा या उसका खेल यहीं खत्म होगा? पिताजी को मौत के मुंह से निकाल लाने के बाद महल की उन्हीं दीवारों के भीतर वापस लौटना ऐसा था जैसे कोई अपने ही कदमों से अपनी कब्र की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी, मेरे दिल में डर नहीं था। वहां एक ठंडी, खामोश आग जल रही थी। हमारा मकसद सिर्फ बच निकलना नहीं था। हमारा मकसद था आर्यन की ताकत की झलकार देना। महल की लंबी, रहस्यमयी गलियों में हम साए की तरह फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे। दीवारों पर टंगी मशालें हल्की हल्की कांप रही थीं, जैसे उन्हें भी आने वाली तबाही का एहसास हो। हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। हर कदम पर खतरा था। लेकिन आज हम खतरे से भाग नहीं रहे थे। हम खुद खतरा बन चुके थे। ड्यूक के जासूसों ने पहले ही रास्ता साफ कर दिया था। कई पहरेदार या तो बेहोश पड़े थे या अपने ही भ्रम में उलझे हुए थे। हम सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां से इस खेल की असली शुरुआत हुई थी। आर्यन का कक्ष। जैसे ही हमने उस भारी दरवाजे को धीरे से धक्का दिया, एक अजीब सा बोझिलपन हमारी सांसों पर उतर आया। कमरे के अंदर की हवा अलग थी, भारी, ठंडी और किसी अनदेखी शक्ति से भरी हुई। कमरा मंद रोशनी में डूबा हुआ था और ठीक बीचों बीच एक सुनहरे, बारीक नक्काशीदार बॉक्स में रखा था वह शैतानी ताबीज। खिड़की से आती ब्लड मून की लाल किरणें उस पर पड़ रही थीं और वह ऐसे चमक रहा था जैसे कोई जीवित दिल धड़क रहा हो। उसकी लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी, जैसे अंधेरा भी उसके आगे सिर झुका चुका हो। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह ताबीज मुझे बुला रहा हो, मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा हो। दीदी, जल्दी कीजिए। मायरा की घबराई हुई फुसफुसाहट ने मुझे होश में लौटाया। अगर आर्यन आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और वह नकली कांच का टुकड़ा निकाला, जिसे हमने महीनों की मेहनत से बिल्कुल असली जैसा बनाया था। हर छोटी सी बारीकी, हर रंग, हर चमक, सब कुछ वैसा ही। लेकिन वह सिर्फ एक धोखा था, एक फरेब। मैं धीरे धीरे उस बॉक्स के पास पहुंची। हर कदम भारी था, हर सांस अटक रही थी, जैसे कमरा खुद मुझे रोकना चाहता हो। मैंने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। जैसे ही मेरी उंगलियां उस असली ताबीज को छुईं, एक ठंडक मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, इतनी गहरी कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। उसे एक स्पर्श में कुछ अजीब था, कुछ खतरनाक, जैसे वह सिर्फ एक ताबीज नहीं, एक जिंदा शैतान हो। लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया और उसी पल बहुत सावधानी से उसकी जगह वह नकली कांच का टुकड़ा रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, समय, सांसें, धड़कन। फिर मैंने धीरे से बॉक्स बंद कर दिया। ठक, उस छोटी सी आवाज के साथ एक बहुत बड़ा खेल बदल चुका था। मेरे होठों पर एक हल्की मगर दर्द भरी मुस्कान आ गई। मेरे मन में एक ठंडी आवाज गूंजी, अब देखना आर्यन, तुम्हारी अमरता का नशा कब तक टिकता है। उसे लगेगा कि कल रात वह इस ताबीज की शक्ति से हमेशा के लिए अजेय हो जाएगा।
वह खुद को अजेय समझेगा, सबसे ताकतवर, लेकिन हकीकत वह सिर्फ एक सस्ते कांच के टुकड़े का मोहताज होगा और उसकी असली ताकत मेरी मुट्ठी में कैद होगी। हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि अचानक भारी जूतों की आहट गूंजी। धक धक धक, हर कदम के साथ वह आवाज करीब आती जा रही थी। मेरी सांस अटक गई, मायरा की आंखें डर से फैल गईं। आर्यन, उसने बेहद धीमे स्वर में कहा। मैंने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पास के भारी पर्दे के पीछे छिपा दिया। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, इतने करीब कि उसकी तेज सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। हमारी सांसें थम गई थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर हमने एक भी आवाज की तो सब खत्म हो जाएगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके साथ ही कमरे की हवा जैसे जम सी गई। आर्यन अंदर आ चुका था, उसके भारी जूतों की आवाज ठक 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 ठंडे संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी, जैसे कोई जल्लाद अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। हम दोनों, मैं और मायरा, पर्दे के पीछे खड़ी थीं, सांसें थमी हुई, दिल बेकाबू। मेरी उंगलियां मायरा के हाथ को इतनी कसकर पकड़े हुए थीं कि उसकी त्वचा सफेद पड़ गई थी। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया डर कैसा होता है जब मौत सामने खड़ी हो। आर्यन धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ा। उसकी चाल में वही घमंड था, वही यकीन कि वह अजेय है। उसने सजे हुए सुनहरे बॉक्स को खोला, उसकी आंखों में लालच की चमक उभरी, और फिर उसने उस नकली ताबीज को उठाया। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। मैंने अपनी मुट्ठी में असली ताबीज को और कस लिया। आर्यन ने बिना किसी शक के उसे अपने गले में पहन लिया, लेकिन जैसे ही वह पत्थर उसके सीने से टकराया, उसके चेहरे की रेखाएं बदल गईं। उसकी आंखों में उलझन की एक झलक आई। वह ठहर गया। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, वह खामोशी जो अक्सर किसी तूफान के आने से पहले होती है। उसने उस ताबीज को अपनी मुट्ठी में दबाया, जैसे वह उसकी धड़कन महसूस करना चाहता हो, लेकिन कुछ नहीं था, न कोई गर्मी, न कोई शक्ति, न कोई वहशी धड़कन, सिर्फ एक ठंडा बेजान कांच का टुकड़ा। उसकी सांस भारी हो गई, उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। फिर उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमने लगीं। धीरे धीरे संदेह उसके चेहरे पर उतरने लगा, और फिर वह शक जहरीले सांप की तरह रेंगता हुआ हमारे पर्दे तक आ पहुंचा। कोई है यहाँ। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक खतरनाक गुर्राहट थी। मायरा का हाथ मेरे हाथ में और कस गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद वह आखिरी दुआ मांग रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा वह आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। आर्यन के कदम हमारी ओर बढ़ने लगे, ठक ठक ठक। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मौत हमारे करीब आ रही हो। मैंने अपनी मुट्ठी में असली ताबीज को इतना कस लिया कि उसके नुकीले किनारे मेरी हथेली में चुभ गए। हल्का सा खून रिसने लगा, लेकिन उस दर्द से ज्यादा खौफनाक था वह पल जो आने वाला था। आर्यन अब ठीक हमारे सामने खड़ा था, बस एक पतला सा पर्दा, और उसके पीछे हम। मैंने पर्दे के छोटे से छेद से उसकी आंखों में झांका। वही आंखें, वही दरिंदगी, वही नफरत जिसने मेरी पिछली जिंदगी को राख बना दिया था। उसका हाथ धीरे धीरे उठा, वह पर्दे को पकड़ने ही वाला था कि तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर अचानक हुई तेज दस्तक ने सन्नाटा चीर दिया। आर्यन का हाथ हवा में ही रुक गया, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। प्रिंस आर्यन, अंदर आ सकता हूँ? बाहर से एक सिपाही की आवाज आए। कुछ पल के लिए समय ठहर गया, फिर आर्यन ने गहरी सांस ली। उसका गुस्सा अब भी उबल रहा था। अंदर आओ, उसने गरजते हुए कहा। दरवाजा खुला, एक सिपाही अंदर आया और झुककर बोला, माफ कीजिएगा प्रिंस, मगर महफिल शुरू हो चुकी है। सभी खास मेहमान और सल्तनत के बड़े लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्लड मून का समय करीब है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। उसने एक आखिरी बार पर्दे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी शक की चिंगारी जल रही थी। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। बस एक पल और सब खत्म हो जाता। लेकिन उसके भीतर का घमंड, ताकत का नशा और जश्न की लालसा उसके शक पर भारी पड़ गई। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ, उसने ठंडी आवाज में कहा। सिपाही चला गया। दरवाजा फिर से बंद हुआ। आर्यन ने अपने गले में लटकते उस नकली ताबीज को छुआ। शायद वह खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि सब कुछ ठीक है, कि उसकी शक्ति अब भी उसके पास है। फिर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम।
कुछ पल तक हम दोनों वहीं जमे रहे, जैसे शरीर में जान ही न हो। फिर अचानक हम दोनों एक साथ जमीन पर बैठ गईं। मायरा की रुलाई फूट पड़ी। उसकी हिचकियां रुक नहीं रही थीं। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे मैं लंबी दौड़ लगाकर आई हूं। मैंने आंखें बंद की। अभी अभी मौत हमसे कुछ इंच दूर खड़ी थी, इतनी करीब कि मैं उसकी सांस की गर्मी महसूस कर सकती थी। दीदी, हम बच गए, मायरा ने कांपती आवाज में कहा। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। असली ताबीज मेरी हथेली पर पड़ा था, खून की हल्की बूंदों के बीच। वह और भी लाल और भी खतरनाक चमक रहा था। मैंने उसे देखा, फिर मेरी आंखों में एक ठंडी दर्द भरी चमक उभरी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बचने का वक्त खत्म हो गया, मायरा। मेरी आवाज अब शांत थी मगर अंदर आग जल रही थी। अब उसके बर्बाद होने का वक्त शुरू होता है। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। मेरी नज़र दरवाजे पर थी, जहां से अभी अभी आर्यन गया था। चलो, मैंने कहा, महफिल हमारा इंतजार कर रही है। और इस बार हम शिकार नहीं थे, हम ही कयामत बनने जा रहे थे। सूरज ढल चुका था, लेकिन आज महल अंधेरे में नहीं डूबा था। वह डूबा था एक खौफनाक लालिमा में। आसमान पर धीरे धीरे ब्लड मून उभर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चांद को खून में डुबो दिया हो। महल जगमगा रहा था, पर यह रोशनी खुशी की नहीं थी। ये वह रोशनी थी जो अक्सर मौत के आने से पहले फैलती है। दरबार सजा हुआ था, हर तरफ हंसी, संगीत और जश्न का शोर था। लेकिन उस शोर के नीचे एक अदृश्य सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ तब महसूस होता है जब तबाही बिल्कुल करीब हो। मैं और मायरा अब कैदी नहीं थी। हमने अपने भारी पहरेदारों वाले वस्त्र उतार दिए थे, और अब हम रक्कासाओं के रूप में उस दरबार में कदम रखने जा रही थीं, जहां आज रात मौत नाचेगी। हमारे सुनहरे लिबास मशालों की रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे बुझते सूरज की आखिरी किरणें। हमारे चेहरों पर बारीक नकाब थे, ऐसे नकाब जो चेहरा छिपा सकते थे, लेकिन आंखों में जलती नफरत नहीं। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे। हर घुंघरू की हल्की सी आवाज मेरे दिल में एक वादा बनकर गूंज रही थी। हर छनकार आर्यन की मौत की आहट होगी। हम दरबार में दाखिल हुई, और जो दृश्य हमारे सामने था वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। संगीत हवा में घुल रहा था, लेकिन वह मधुर नहीं था। वह जहर की तरह था, धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में लेता हुआ। और वहां सबके बीच ऊंचे सिंहासन पर बैठा था आर्यन। उसके चेहरे पर घमंड था, उसकी आंखों में वही वहशी चमक थी। उसके गले में लटक रहा था वह नकली ताबीज, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ताकत, उसकी अमरता, उसका घमंड सब कुछ एक झूठ है। उसे ये भी नहीं पता था कि जिन दो शिकारों को उसने कैद किया था वो अब उसके सामने खड़ी हैं, इतनी करीब कि अगर वह हाथ बढ़ाए तो मौत को छू सकता है। मैंने मायरा की ओर देखा। उसकी आंखें नकाब के पीछे से भी जल रही थीं। हमारी नजरें मिली। बिना कुछ कहे हमने एक दूसरे से वादा किया, आज रात या तो यह महल हमारा होगा, या हमारा खून इस फर्श को रंग देगा। जश्न-ए-इंतकाम, मौत का रक्स। दरबार-ए-आम की ऊंची छतों से लटकते झाड़ फानूस आज किसी उत्सव की रोशनी नहीं, बल्कि मौत की मशालों की तरह जल रहे थे। रोशनी थी, लेकिन उसमें सुकून नहीं था। उसमें एक चुभती हुई गर्मी थी, जैसे हर किरण किसी अनदेखे अंजाम की तरफ इशारा कर रही हो। अचानक नकीब की भारी गूंजती हुई आवाज पूरे दरबार में फैल गई। हजूरात, ब्लड मून के इस मुबारक और खौफनाक मौके पर सल्तनत की सबसे बेहतरीन रक्कासाएं आपके सामने पेश हैं। एक पल में पूरा शोर थम गया। संगीत की धीमी कांपती हुई रहस्यमयी धुन हवा में घुलने लगी, और उसी धुन के साथ हमने दरबार में कदम रखा। मैं, जोया, और मेरे साथ मायरा। हम दोनों लाल और सुनहरे लिबास में सजी थीं। हमारे चेहरे बारीक नकाब से ढके थे, ऐसे नकाब जो सिर्फ पहचान ही नहीं छिपा रहे थे, बल्कि हमारे भीतर जलती हुई आग को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आंखें सब कुछ बता देती हैं। हमारे पैरों के घुंघरू बज रहे थे, पर वह कोई साधारण झनकार नहीं थी। हर छन छन एक ऐलान था, एक ऐलान, आर्यन की आने वाली मौत का। रक्स और साजिश रूह का करब। संगीत की रफ्तार धीरे धीरे तेज होने लगी। ढोल की थाप गूंजने लगी, धक धिन धा, जैसे किसी सोई हुई आग को हवा मिल गई हो। मैंने मायरा का हाथ थामा। उसका हाथ गर्म था, लेकिन वह गर्मी डर की नहीं थी, वह इंतकाम की आग थी। हम गोल गोल घूमते हुए उस ऊंचे सिंहासन की ओर बढ़ने लगी, जहां बैठा था वह इंसान जिसने हमारी दुनिया बर्बाद कर दी थी।
संगीत सूफी डाक धुन। इश्क था जो कभी, अब वो शोला है। खून ए तमन्ना का रुख अब बोला है। रात लाल है, किस्मत का पहिया घुमा। जुल्म का तख्त अब मिट्टी में घुला है। कदम किस्मत का खेल। एक द क्रिम्सन स्पिन। लाल चक्कर। हमने एक साथ तेजी से चक्कर लगाए। हमारे लिबास हवा में लहराए, जैसे दरबार के फर्श पर खून की नदी बह निकली हो। हर चक्कर के साथ मेरे दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। वही दरबार, वही लोग, वही अपमान, जब मुझे सबके सामने झुकाया गया था। मेरी आत्मा को कुचला गया था। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल वह दर्द मेरी ताकत बन गया। 2 द हंटर। बाव शिकारी का झुकाव। हम धीरे धीरे आर्यन के और करीब पहुंच गईं। इतनी करीब कि हमारे लिबास उसके पैरों को छू रहे थे। हम झुकीं, जैसे आदर में, लेकिन हमारी आंखें झुकी नहीं। नकाब के पीछे से मेरी नजर सीधी उसके गले पर टिकी थी, जहां वह नकली ताबीज लटक रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, गर्व से, अहंकार से। उसे लगता था वह अजेय है। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी मेरी मुट्ठी में कैद है। 3 द शैडो लीप। साए की छलांग। संगीत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मैंने अचानक हवा में छलांग लगाई। मेरी देह एक शिकारी पक्षी की तरह मुड़ी, जैसे मैं अपने शिकार पर टूट पड़ने वाली हूं। नीचे मायरा जमीन पर घूमी। उसकी हर हरकत में तलवार की धार थी। हमारी सांसें तेज थीं, इतनी करीब कि मैं आर्यन की सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह हमें चाहत और घमंड के साथ देख रहा था। उसे यह एक नृत्य लग रहा था, एक मनोरंजन। लेकिन मेरे लिए यह एक फैसला था, एक अंत। मेरे दिल के अंदर एक आवाज गूंजी, बस कुछ पल और आर्यन, फिर यह मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी। संगीत अब अपने चरम पर था। ब्लड मून की लाल रोशनी खिड़कियों से अंदर फैल चुकी थी। पूरा दरबार लाल रंग में डूब गया था, जैसे हर चीज पहले ही खून में रंगी हो। मेरी उंगलियां मेरी कमर से बंधी उस छोटी थैली को छू रही थीं, जहां असली ताबीज छुपा था। मेरे दिल की धड़कन अब शांत हो चुकी थी, अजीब सी शांति जो सिर्फ उस इंसान को मिलती है जो अपना फैसला कर चुका हो। मैंने मायरा की ओर देखा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। वक्त आ चुका था। आज सिर्फ एक रक्स नहीं होगा, आज कयामत नाचेगी। महल के अंदर संगीत अपनी चरम सीमा पर था। ढोल की थाप, सरोद की धुन और दरबारियों की तालियां सब मिलकर एक ऐसा शोर बना रही थी जो किसी जीत के जश्न जैसा लगता था। लेकिन उस शोर के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह एक ऐसे अंत की शुरुआत थी जो सदियों की दुश्मनी को खत्म करने वाला था। ड्यूक कैडेन। तूफान से पहले की खामोशी। महल से कुछ दूरी पर, घने अंधेरे के बीच, ड्यूक कैडेन खड़ा था। वह अपने शाही सिंहासन से उठ चुका था। आज वह कोई राजा नहीं था, आज वह एक योद्धा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो और अब खोने के लिए कुछ बचा ही न हो। उसने धीरे धीरे अपने शाही वस्त्र उतारे और पहना, वह पुराना युद्ध वस्त्र, काले चमड़े और लोहे की बनी वह जिरह जिस पर पिछली लड़ाइयों के निशान आज भी जिंदा थे। हर खरोंच, हर दाग एक कहानी कहता था, खून, दर्द और बदले की कहानी। उसके सामने उसकी शैडो आर्मी खड़ी थी, सैकड़ों योद्धा, लेकिन एकदम शांत, जैसे वे इंसान नहीं, चलती फिरती परछाइयां हों। ड्यूक ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक अजीब सी शक्ति थी। रूह की ताकत, तलवार की धार, खामोश साए, दुश्मन का संहार। जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, उसने अपनी तलवार खींची। उसकी चमक ने अंधेरे को चीर दिया। उसने अपनी सेना की ओर देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, चलो। फिर एक पल रुका। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। आज रात कोई जिंदा नहीं बचेगा। साए का रक्स, खामोश मौत। और फिर वे चल पड़े। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस एक काला तूफान। वे महल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ये तूफान गर्जना नहीं कर रहा था। ये वह तूफान था जो चुपचाप सब कुछ निगल जाता है। महल के बाहरी पहरेदार अभी भी अपनी सुस्ती में डूबे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी आखिरी सांसें गिनी जा चुकी हैं। अचानक अंधेरे ने आकार लिया और अगले ही पल मौत ने हमला कर दिया। एक पहरेदार का गला पीछे से दबा दिया गया। उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। दूसरे के सीने में खंजर उतर गया, इतनी सफाई से कि उसे दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं मिला। तीसरा, चौथा, एक एक करके सब गिरते गए। कोई चीख नहीं,
कोई पुकार नहीं, सिर्फ खून और खामोशी। दरबार के अंदर संगीत और भी तेज हो गया था। ढोल की आवाज धक 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 इतनी जोर से गूंज रही थी कि बाहर मरते हुए लोगों की आखिरी सांसें भी दीवारों को पार नहीं कर सकी। जमीन पर बहता खून ब्लड मून की लाल रोशनी में और भी गहरा और भी डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद चांद इस कत्लेआम का गवाह बन गया हो। इंतकाम की आग। ड्यूक कैडेन आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी तलवार एक और जान ले रही थी, लेकिन उसकी आंखों में न गुस्सा था, न जल्दबाजी। वहां सिर्फ एक ठंडी, स्थिर भावना थी। इंतकाम। हर वार के साथ उसे जोया के आंसू याद आ रहे थे। हर चीख, हर दर्द जो उसकी आंखों में कैद था। उसने खुद से एक वादा किया था, आज रात सबका हिसाब होगा। वह महल की ऊंची दीवारों पर ऐसे चढ़ रहे थे जैसे गुरुत्वाकर्षण भी उन्हें रोक न सके, जैसे अंधेरा खुद उनका साथी हो। हर दीवार, हर दरवाजा, हर पहरा टूटता जा रहा था। आर्यन की सल्तनत धीरे धीरे बिखर रही थी। अंदर जश्न, बाहर मौत। महल के अंदर आर्यन अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके गले में नकली ताबीज चमक रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था आज की रात उसे अमर बना देगी। वह खुद को भगवान समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस अमरता का वह जश्न मना रहा है वह एक झूठ है। और उसी पल महल के दरवाजों के बाहर उसकी मौत उसके अपने सैनिकों के खून से रास्ता बनाती हुई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आज रात सिर्फ एक लड़ाई नहीं होने वाली थी, यह एक अंत था। एक ऐसा अंत जहां या तो इतिहास बदलेगा या खून से लिखा जाएगा। और अब तूफान दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। आज रात खेल पूरी तरह पलटने वाला है। स्माइल विद हॉर्न्स। क्या ड्यूक कैडेन बनेगा असली हीरो या फिर कोई और सच सामने आएगा? संगीत की आखिरी थाप गूंजी और उसी के साथ हमारा रक्स थम गया। एक पल के लिए पूरा दरबार जैसे ठहर गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट फूट पड़ी। चारों तरफ दीवानगी थी, वाह वाह की आवाजें, शाही मेहमानों की आंखों में हैरानी। उन्हें लगा उन्होंने एक बेहतरीन नृत्य देखा है, लेकिन उन्हें क्या पता था उन्होंने अभी अभी अपनी सल्तनत के अंत की शुरुआत देखी है। मैंने धीरे से एक सुनहरा नक्काशीदार जाम उठाया। उसकी सतह पर मशालों की लाल रोशनी पड़कर उसे और भी खौफनाक बना रही थी। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उस पल की गंभीरता से। मायरा ने भी एक और जाम उठाया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक पल, बस एक नजर, और उस नजर में सालों का दर्द, धोखा और इंतकाम समा गया। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। हमारे घुंघरुओं की आवाज अब मधुर नहीं थी, वह एक उल्टी गिनती थी, हर छनकार मौत के करीब ले जाती हुई। हम आर्यन के सामने पहुंच गईं। वह अपने सिंहासन पर बैठा था, घमंड से भरा हुआ, जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकी हो। मैंने सिर झुकाया, अपनी आवाज को बेहद मीठा बनाया, इतना मीठा कि उसमें छुपा जहर कोई महसूस न कर सके। आली जाह, मैंने धीमे से कहा, आपकी अजमत और आपकी इस महान जीत का जश्न इस शाही जाम के बिना अधूरा है। मैंने हल्के से अपनी पलकें झुकाईं, एक नकली मासूमियत का पर्दा ओढ़ लिया। ये खास तौर पर आपके लिए है। आर्यन ने मुझे देखा। उसकी आंखों में वही पुराना घमंड था, वही विश्वास कि वह अजय है। वह अब भी मुझे नहीं पहचान पाया। नकाब के पीछे छुपी वह लड़की जिसकी आंखों में कभी उसके लिए मोहब्बत थी, अब वहां सिर्फ नफरत थी। उसने मुस्कुराते हुए जाम मेरे हाथ से लिया। उसकी मुस्कान मुझे चीर रही थी। खूबसूरत रक्कासा, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी आवाज में हवस और सत्ता का नशा था। तुम्हारा रक्स और तुम्हारा ये अंदाज दोनों कातिलाना है। वह थोड़ा और झुका। शायद आज रात मेरी जीत के बाद तुम्हें मेरा खास इनाम मिलेगा। मेरे दिल में एक पल के लिए आग भड़क उठी, लेकिन मैंने उसे दबा लिया। मेरे होठों पर वही नकली मुस्कान बनी रही, क्योंकि आज उसका हर शब्द उसकी मौत को और करीब ला रहा था। उसने जाम अपने होठों से लगाया और एक ही सांस में पूरा पी गया। उस पल समय रुक गया। मेरे दिल की धड़कन थम गई, मेरी सांस अटक गई, मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं, जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ अपनी सांस रोक ली हो। उसे नहीं पता था कि उस जाम में मौत की पहली बूंद घुली हुई थी, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उसकी रगों में फैलेगा, उसकी ताकत को खोखला करेगा और उसे उस वक्त कमजोर बनाएगा जब असली जंग शुरू होगी। मायरा मेरे पीछे खड़ी थी। उसने हल्के से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, इंतकाम की चमक। उसका हाथ उसके कपड़ों में छुपे खंजर पर कस गया। वह तैयार थी,
बस मेरे एक इशारे का इंतजार। दरबार अब भी जश्न में डूबा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उनके सामने बैठा सुल्तान धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है। मैंने आसमान की ओर देखा। खिड़की से झांकता हुआ चांद अब पूरी तरह लाल हो चुका था। ब्लड मून, जैसे खुद किस्मत ने अपना रंग बदल लिया हो, जैसे रात ने ऐलान कर दिया हो, अब फैसला होगा। महल के बाहर ड्यूक कैडेन की शैडो आर्मी मौत का तूफान बनकर दरवाजों पर दस्तक दे रही थी, और अंदर हम खड़ी थीं, मौत की दो परछाइयां बनकर। अचानक आर्यन ने जाम नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने अपना सिर हल्का सा झटका। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जैसे उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ हो। उसकी सांस थोड़ी भारी हुई। उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन चमकी। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मेरे होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई। मैंने मन ही मन फुसफुसाया, महसूस हो रहा है आर्यन, ये तो बस शुरुआत है। आज उसने मौत की पहली घूंट पी ली थी, और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। महल का भारी दरवाजा एक भयानक धमाके के साथ टूटा। धड़ाम, जैसे किसी ने कयामत का दरवाजा खोल दिया हो। एक ही पल में संगीत की मीठी धुन टूट गई। ढोल की थाप रुक गई और उसकी जगह ले ली चीखों ने, तलवारों की टकराहट ने, और मौत की आहट ने। अभी कुछ ही क्षण पहले जो दरबार हंसी और जश्न से गूंज रहा था, वह अब डर और खून से भर चुका था। लोगों की आंखों में खुशी नहीं, दहशत थी। किसी ने भागने की कोशिश की, कोई जमीन पर गिर पड़ा, कोई अपने ही डर में जकड़ गया। जश्न मातम में बदल चुका था, और उस टूटे हुए दरवाजे के बीच, धुएं और अंधेरे के बीच से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह साफ होने लगी। ड्यूक कैडेन, उसका काला लिबास दुश्मनों के ताजा गर्म खून से भीगा हुआ था। खून की बूंदें उसकी जिरह से टपक रही थीं, जैसे उसने अभी अभी मौत को अपने हाथों से गढ़ा हो। उसकी तलवार काली, लंबी और खामोश, लेकिन उस खामोशी में भी चीखें छुपी थीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। ठक, उसका जूता खून से सने फर्श पर पड़ा, और ऐसा लगा जैसे खुद मौत ने दरबार में कदम रखा हो। उसकी आंखें ठंडी थीं, न गुस्सा न जल्दबाजी, बस एक गहरी जमी हुई भावना। इंतकाम। आर्यन के गार्ड्स, जो अभी तक जश्न और शराब में डूबे हुए थे, समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। कुछ ने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत देर कर चुके थे। अंधेरे से निकली शैडो आर्मी उन पर टूट पड़ी। बिना आवाज, बिना चेतावनी, एक गार्ड का गला एक ही वार में कट गया। दूसरे के सीने में तलवार आर पार हो गई। तीसरा चीखा, लेकिन उसकी चीख अधूरी रह गई। हर तरफ सिर्फ खून था, चीखें थीं, और मौत थी। दरबार का सफेद संगमरमर धीरे धीरे लाल होने लगा, जैसे हर बूंद खून किसी पुराने हिसाब का जवाब दे रही हो। मेरे सामने खड़ा वह दृश्य मेरे अंदर कुछ तोड़ रहा था, और कुछ बना भी रहा था। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह इंसाफ था। मैंने ड्यूक कैडेन को देखा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम भारी, जैसे वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि हर कदम के साथ अतीत का बदला चुका रहा हो। उसकी तलवार एक बार फिर उठी, और एक और दुश्मन गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न जीत की खुशी, न खून का जुनून, सिर्फ एक अधूरा वादा। दरबार के लोग अब इधर उधर भाग रहे थे, चीखते हुए, गिरते हुए, कुचले जाते हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह हमला क्यों हुआ, लेकिन मुझे पता था, यह हमला नहीं था, यह अंजाम था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरे दिल की धड़कन अब शांत हो चुकी थी, क्योंकि अब सब कुछ अपनी जगह आ रहा था। दरबार के बीच, खून, चीखों और तलवारों के उस तूफान के बीच, एक नजर सीधे आर्यन पर जा ठहरी। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, और उसी पल मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। अब खेल सच में शुरू हुआ था। आज दरबार में जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी। स्माइल विद हॉर्न्स। असली टकराव अभी बाकी है। खून का हिसाब अब तलवार से होगा। कल मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां होगा फैसला कौन बचेगा और कौन मिटेगा। छोटी सी अपडेट, इस स्टोरी के आगे के काफी सारे पार्ट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं और आगे भी वहीं कंटिन्यू होते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे दूसरे चैनल्स की स्टोरीज भी वहीं मिल जाएंगी। वहां पहले से ही काफी स्टोरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्वाइन करने के बाद पिन्ड मैसेज ध्यान से चेक कर लेना। अगर कुछ समझ ना आए तो नीतीश नाम से मैसेज कर देना। अब चलते हैं वापस कहानी की तरफ। ओपन बुक।